फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी जो है वो आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। किडनीज की जो एनाटमी है इसमें रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है किडनी। ठीक है। किस चीज़ के ऊपर ले कर रहा होता है? डायफ्राम के ऊपर, विच सेपरेट्स इट फ्रॉम 11th एंड 12th वर्टिब्रे एंड प्लूरा जो है उससे इसको सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है। उससे नीचे किस चीज़ पे ले कर रहा होता है? सॉस मसल जो है कॉर्डेटस लंबोरम है और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, इनके ऊपर ले कर रहा होता है। ये आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। एंटीरियरली लिवर होता है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होगा। ठीक है। और डियोडेनम होगा, असेंडिंग कोलन होगा और ये राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन, स्टमक, टेल ऑफ पेंक्रियाज, लेफ्ट कोलन जो है ये किडनी को जो है वो एंटीरियरली पड़े हुए होते हैं। ठीक है। हाइलम जो होता है वो मीडियली होता है, ये हम देखेंगे जब मैल रोटेशन होती है हॉर्स शू किडनी में, तो हाइलम मीडियली नहीं पड़ा होता है, हाइलियम एंटीरियरली होता है। तो ये भी आगे हम जब कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज डिस्कस करेंगे उसमें आएगा। ठीक है। फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या क्या इंटर हो रहा होता है हाइलम में? रीनल वेन, रीनल आर्टरी और सबसे पोस्टीरियरली रीनल पेल्वस होता है जो यूरिटर बन रहा होता है आगे आके। ठीक है। यूरिटर्स के बारे में क्या है? यूरिटर्स में यही है, हिस्टेरेक्टमी करते हुए जो है वो यूरिटर्स को डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में ये जो यूट्राइन वेसल्स हैं उनके साथ जो है वो क्लोजली रिलेटेड होती है, और मेल में जो है वो वॉस डिफरेंस जो होती है उससे रिलेटेड होता है। तो ये छोटे छोटे रिलेशन हैं, आपको पता होनी चाहिए। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, रीनल एजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ किडनी ही नहीं हुई। ठीक है। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो किडनी की हैं वो कॉमन है काफ़ी। ठीक है। रीनल सिस्ट्स हो सकती हैं। सिस्ट्स की जो अब जब आप सीटी करवाओगे तो उसके ऊपर जो है उसकी क्लासिफिकेशन है, बोस्नियत क्लासिफिकेशन। उसमें क्या है, 4 टाइप्स की सिस्ट हो सकती हैं। बिनाइन सिस्ट, ठीक है, सिंपल डी रूफिंग सिस्ट, सस्पिशियस सिस्ट। सस्पिशियस क्यों होंगी? उसमें मिलिग्नेंसी की आपको सस्पिशन होगी। और कन्फर्म मिलिग्नेंट सिस्ट। ठीक है। ये 4 टाइप्स जो है वो बिनाइन, सिंपल डी रूफिंग, सस्पिशियस एंड मिलिग्नेंट सिस्ट, ये जो है कंजेनिटल सिस्ट के टाइप हैं। एक जो है वो भी हम पढ़ेंगे, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, वो इससे डिफरेंट है। होगा क्या इसमें? क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? फ्लैंक पेन होगा बच्चों में, और डायग्नोसिस के लिए आप ऑलमोस्ट जितनी भी कंडीशंस हैं इसकी किडनी की, उसमें आप जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, इंट्रावीनस यूरोग्राफी करवा सकते हो, सीटी एमआरआई करवा सकते हो। ठीक है। इंट्रावीनस यूरोग्राफी क्या बताएगा आपको कि जीएफआर जो है वो ठीक है, किडनी का फंक्शन और कलेक्टिंग डक्ट्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ये सब चीज़ें जो है वो इनकी एनाटमी जो है वो आपको पता लग जाएगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं पे कोई ट्यूमर वगैरह, स्टोन कुछ इस तरह का होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसकी वजह से। ठीक है। या फॉर्मेशन ठीक नहीं है इनकी, तब भी जो है वो आपको पता लग जाएगा। इस हॉर्स शू किडनी, इसमें आपने बस इतना याद रखना है, हॉर्स शू किडनी जो है L3 L4 के लेवल पे आके स्टक हो जाती है। हॉर्स शू क्या होगा? इसमें जो 2 किडनीज होती है ना, उनका जो लोअर पोल होता है वो होता है। ठीक है। लोअर पोल जो है वो मिला हुआ होता है। तो ये इंफीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी पड़ी हुई होती है L3 L4 के लेवल पे, उससे ऊपर नहीं जा सकता जब असेंट हो रहा होता है किडनीज का। तो किडनी का असेंट भी हो रहा होता है और रोटेशन भी हो रही होती है। तो रोटेशन पूरी नहीं होगी, असेंट भी पूरा नहीं होगा। असेंट पूरा नहीं होगा तो L3 L4 के लेवल पे रुक जाएगी इंफीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी जहाँ से निकल रही है, और रोटेशन पूरी नहीं होगी तो उसकी वजह से जो हाइलम है वो मीडियल होने की बजाय इंटीरियर होगा। ठीक है। इसको आप डायग्नोज कैसे करोगे? मैंने बताया तकरीबन सब चीज़ों में आप जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाते हो, इंट्रावीनस यूरोग्राफी करवाते हो और सीटी करवाते हो। तो इसमें भी यही 3 टेस्ट आपने करवाने। इंट्रावीनस यूरोग्राफी पे जो रीनल कैलिसिस हैं वो मीडियली पॉइंट कर रहे होंगे, ये इसकी फाइंडिंग होगी हॉर्स शू किडनी की। ठीक है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक, ये छोटी छोटी इसमें चीज़ें थी। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आपने याद रखना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है।
एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन भी होती हैं इसकी, वो भी आपको याद रखनी है। एक्स्ट्रा रीनल में क्या क्या कॉमन है? सब रेटिनॉइड हैमरेज होता है। पेरी एनेरिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से सब एक्टिनॉइड हेमरेज का चांस इंक्रीज होता है। और पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज है। लिवर, हाँ पॉलीसिस्टिक लिवर होता है, मतलब सिस्ट होती है लिवर में। और कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। ठीक है, हार्ट डिजीजेस होती हैं। ये आपसे आई भी हुई है आपके, ये स्पेसिफिकली पूछा हुआ है उसने, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होती है। अच्छा, ये तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस हैं। डायग्नोसिस कब होगा? 30 to 40 ईयर्स में इसका डायग्नोसिस होगा, और विद इन फिर जो है, अगर ये आप इसको कुछ ट्रीट नहीं करते तो किडनीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद इन 10 to 20 ईयर्स फेलियर वाली स्टेट में चली जाएंगी। ठीक है, एंड स्टेज रीनल डिजीज की स्टेज पे चली जाएंगी। अब 30 में डायग्नोज हो रहा है तो 20-30 साल लगा लो, 50-60 की एज में जाके फेल होगा। मेल में जो है वो रीनल फेलियर अर्ली हो जाता है अगर उनको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो। ठीक है, उसके अलावा आपने क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अब ये जेनेटिक डिजीज है ना, इसमें बाईलेटरल किडनीज एनलार्ज्ड होंगे या एक साइड पे एनलार्ज होने चाहिए? बायलेटरल होना चाहिए। बाईलेटरल होने चाहिए। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट ऐसे और फीचर्स से भी हो जाएगा डिफरेंशिएट, लेकिन अगर कोई ट्यूमर वगैरह है, आरसीसी है फॉर एग्जांपल, तो वो यूनिलैटरल एनलार्जमेंट करेगा। ठीक है, बहुत रेयर ही बात हो सकती है कि दोनों तरफ हो। खैर, रीनल मैस आपको मिलेगा। ठीक है, रीनल मैस जो है वो वही डिफरेंशिएशन आपको बताइए, यूनिलैटरल और बाईलैटरल। अगर आरसीसी होगा तो यूनिलैटरल होगा, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो बाईलैटरल होगी। फ्लैंक पेन उसमें भी होता है, फ्लैंक पेन इसमें भी हो सकता है। और हीमाचूरिया उसमें भी होता है, हीमाचूरिया इसमें भी हो सकता है। हाइपरटेंशन होती है आरसीसी में? नहीं होती हाइपरटेंशन आरसीसी में। हम्म, अच्छा, लेट मी चेक। ठीक है, उसमें होती है उसमें। ठीक है, मतलब हो सकती है उसमें भी, तो इसलिए आप इससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। रेनिन जो है ना वो उसकी स्क्रीशन की वजह से उसमें हो रही होती है। अच्छा, ESRD हो सकता है, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। क्या फीचर्स आएंगे अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज होगी है? इनके एडिशनल क्या फीचर्स आएंगे इन वगैरह इनके अलावा? आवाज़ आपकी कम आ रही है या मेरे तरफ कोई मसला है? थोड़ा सा ऊंचा बोलो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होंगे ना। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस से पहले थोड़ा और, रीनल फंक्शन क्या होता है? रीनल फंक्शन क्या चेक कर रहे होते हैं? यूरिया क्रिएटिनिन यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं उसको? 1 एजोटीमिया कहते हैं वैसे इनके बढ़ने को। क्लिनिकली जो है वो उसके साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाए तो यूरीमिया, तो इसके सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, इसमें किडनी स्टोन्स का रिस्क भी इंक्रीज होता है, नेफ्रोलिथियासिस भी आप ऐड कर लो। ठीक है, उसके अलावा जो सिस्ट्स हैं वो रप्चर भी कर सकती हैं, होगा तो उससे हीमाचूरिया और पेन नहीं, लेकिन रप्चर कर सकती हैं। डायग्नोसिस कैसे होगा? जहाँ कहीं सिस्ट हो ना, आपने क्या लिखना है डायग्नोसिस में, मतलब इन्वेस्टिगेशंस में? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मोस्टली जगह पे जहाँ सिस्ट होती है अल्ट्रासाउंड ही आपको आता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी आपने करवा लेनी है किडनी की, आपको सिस्ट जो है वो नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर तो एसिम्टोमेटिक है तो इतना कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। आप जो है वो किडनी फेलियर को अवॉइड करते हो, उसके लिए आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डाइट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोटीन्स वगैरह कम, यूरिया कम बने ताकि। ठीक है,
जो ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रही है, इसको आपने कम से कम रखना है। ब्लॉकेज होगी, नेफ्रोलिथियासिस होगा, फ्लैंक पेन होगा, सिस्ट बनी हुई है, रप्चर होंगी, तो इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज हैं, उसको आपने जो है वो कंट्रोल करना है। ठीक है, सिस्ट की डी रूफिंग कर सकते हो आप ऑपरेशन के थ्रू, रोफसिंग ऑपरेशन है। उसके अलावा रीनल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो है वो इसके कुछ मैनेजमेंट है, सिंपल सी। ठीक, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एज और एज का कोई रिलेशन होता है आरसीसी में, रीनल सेल कार्सिनोमा में? ओल्ड एज में शायद, ओल्ड एज में होता है, और ये किस एज में हो रहा है? यंग। यंग में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने इस तरह जो है वो सिनेरियोज को आपने पिकअप करना है। बाकी छोटा सा टॉपिक है डुप्लेक्स किडनी। डुप्लीकेशन ऑफ किडनी क्या है? जो है वो दो यूरिटर्स होंगी डुप्लेक्स किडनी में, एक अपर पोल से निकल रही होगी, एक लोअर पोल से निकल रही होगी। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? दोनों यूरिटर ही ठीक नहीं होंगी, एक में ऑब्स्ट्रक्शन होगी और एक में रिफ्लक्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ, ट्रीटमेंट क्या होगा उसका? आपने जो है वो उनको दोबारा से उतार के उधर से री इम्प्लांट करना है, ऐसे कि रिफ्लेक्स भी ख़त्म हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन भी ख़त्म हो जाए। और फंक्शन ऑफ किडनी को आपने असेस करना है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो या रिफ्लेक्स हो तो यूजुअली फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो ख़राब हो जाता है, दोनों की वजह से, रिफ्लेक्स की वजह से और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो आप चेक करते हो 99 टेक्नीशियम DMCA DMSA जो है वो स्कैन से। तो उसके बाद आप देखोगे, अगर फंक्शन ठीक होगा सिर्फ री इम्प्लांटेशन होगी, अगर फंक्शन ठीक नहीं है तो फिर पार्शियल नेफ्रेक्टमी या टोटल नेफ्रेक्टमी परफॉर्म हो सकती है। वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लक्स। वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, वेजिको मींस ब्लैडर, यूरिटेरिक मींस यूरिटर, और रिफ्लेक्स मीन जो यूरिन है वो ब्लैडर से यूरिटर की तरफ आ रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से प्रिवेंशन हो रही होती है इसकी? क्योंकि ब्लैडर जब आप बॉइलिंग करोगे, यूरिन निकालोगे, तो उसमें क्या होता है, ब्लैडर का प्रेशर जो है वो बढ़ता है। जब ब्लैडर का प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिथ्रा में जा रहा है जो यूरिन, वो यूरिटर में भी तो जा सकता है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? वेल्स। ठीक है, वॉल्व्स होते हैं। किस तरह वॉल्व? कोई प्रेशर स्पेसिफिक? प्रेशर प्रेस कर। अच्छा, उसमें कोई स्पेसिफिक वॉल्व्स नहीं होते। जो यूरिटर होती है ना, वो उसका इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, डिट्रूसर मसल है जो ब्लैडर का, उसके अंदर जाके जो है वो थोड़ा सा उसका पार्ट उसके अंदर होता है। तो डिट्रूसर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका जो डिस्टल पार्ट होता है यूरिटर का, इंट्राम्यूरल पार्ट जो डिट्रूसर मसल के अंदर है, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर वो वाला पार्ट छोटा हो तो रिफ्लक्स हो सकता है, प्राइमरी रिफ्लक्स। दूसरा, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो ब्लैडर के अंदर प्रेशर इंक्रीज करवाती हो, फॉर एग्जांपल ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है किसी स्टोन की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से, स्ट्रिक्चर की वजह से, ब्राइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से, तो वो भी करवाएगी। तो उसको फिर हम सेकेंडरी रिफ्लक्स कह देंगे, क्योंकि ब्लैडर का कोई इंट्रिंसिक प्रॉब्लम नहीं है या यूरिटर का प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्व का। तो हो जाएगा। ग्रेडिंग करेंगे हम इसकी। ग्रेडिंग किस चीज़ की बेसिस पे करते हैं हम? मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। ठीक है, यूरिथ्रा के अंदर जो है वो डाई होगी, वो डाई कहाँ पे जा रही है हमने ये देखना है। ठीक है, वो अगर अब इसके 5 ग्रेड हैं। ग्रेड 1 हम उसको कब कहेंगे? जब यूरिटर में जा रहा होगा सिर्फ। ठीक है, अगर यूरिटर और किडनी दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है तो जो आपका कंट्रास्ट मटेरियल है वटेवर वो। ठीक है, अगर यूरिटर की डायलेटेशन होना स्टार्ट हो जाए
और किडनी की माइल्ड डायलिटेशन तो हम ग्रेड 3 कहेंगे उसको, और मॉडरेट और सीवियर आगे इस तरह बढ़ती जाएगी। डायलिटेशन ऑफ किडनी एंड यूरेटर है। और मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम हम करवा रहे हैं तो हम उसको ग्रेड कर पा रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? यूरिन जो है वो ब्लैडर से यूरेटर और किडनी की तरफ जा रहा है, तो क्या सिम्टम्स होने चाहिए? यूटीआई हो सकता है पहले तो। इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, यूटीआई हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा डायलिटेशन हो रही है तो डल सा फ्लैंक पेन, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से क्या होता है? किडनी का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिटेरिएट करना शुरू हो जाता है, रीनल फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है पेशेंट। तो इन्वेस्टिगेशन एक तो यही, आपको ग्रेडिंग के लिए मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करवाना पड़ेगा। ठीक है, किडनी का फंक्शन आप चेक करोगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 99 टेक्नीशियम DMSA स्कैन होता है। उसके अलावा बाकी आप अल्ट्रासाउंड करवाना चाहो देखने के लिए तो वो भी आप करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो सेकेंडरी कॉज है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइन अंडरलाइन। डिजीज़। BPH है तो उसमें प्रोस्टेक्टमी या जो भी करना है आपने, TVP TRP। ठीक है, स्टोन है तो उसके लिए आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ट्यूमर है तो उसका जो भी बनता है ट्रीटमेंट। और अगर तो प्राइमरी डिजीज़ है फिर आपने ये सारी चीज़ें जो इसकी वजह से हो रही हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है आपने, क्योंकि पेशेंट इज़ एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और फिर आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी में आप करते हो एंडोस्कोपिक सब ट्राइगोनल इंजेक्शन। जो ट्राइगोन है उसके अंदर आके ओपन हो रही होती है ना यूरिटर्स, और यूरेथ्रा भी वहीं से निकल रही होती है। ऐसे ट्राइगोनल जो एरिया उसके अपर वाले दोनों जो है उसके ऊपर जो है वो यूरिटर्स ओपन हो रही होती हैं, और यहाँ से जो है वो ब्लैडर नेक शुरू हो रही में से जो है वो यूरेथ्रा निकल रही होती है। तो इस जगह पे जो है वो आप इंजेक्शन दे दोगे। एक सब्सटेंस होता है डिफ्लक्स, वो इनफैक्ट वो इंजेक्शन जो दोगे आप, वो मटेरियल क्या करेगा, जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो वो वॉल के तौर पे एक्ट करके यूरिटर्स को जो है वो बंद कर देगा, जो कि नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू शॉर्ट इंट्राम्यूरल लेंथ ऑफ यूरिटर नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा आगे तो आप री इम्प्लांटेशन यूरिटर की कर सकते हो, वो भी आपके पास चॉइस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रीनल ट्रॉमा। रीनल ट्रॉमा जो है उसके दो तरह से हो सकता है। ब्लंट इंजरी, जैसे पहले हमने ट्रॉमा देखा था उसमें ब्लंट इंजरी होती है या पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी। यूजली ब्लंट इंजरी पे जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से काम चल जाता है, और यूजली पेनिट्रेटिंग इंजरी में आपको ओपन करके सर्जिकल मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इंजरी का आपको पता है, जब भी एब्डोमिनल इंजरी कोई भी होती है तो उसमें आप जो है वो पहले DPL, फास्ट स्कैन, CT सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्पेसिफिक था, ये चीज़ें करवाते हो। यहाँ पे किडनी के लिए जो है एक और इन्वेस्टिगेशन जो है वो वन शॉट इंट्रावीनस यूरोग्राफी है। ठीक है, इंट्रावीनस यूरोग्राफी जो है वो आप ऑपरेटिंग टेबल पे भी कर सकते हो। उसमें यूरोग्राफ इन कंट्रास्ट आप जो है वो इंट्रावीनसली देते हो, फिर देखते हो कि ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलाई से वो जो है फिल्टर होकर किडनी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स, कैलिसेस, पेल्विस, यूरेटर, तो वो आपको सारा पता लग जाएगा कि किडनी का फंक्शन ठीक है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं या नहीं। ठीक है, ये आप 10 से 20 मिनट में जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो ये इमरजेंसी में परफॉर्म होता है, और अगर CT अवेलेबल ना हो तब परफॉर्म होता है। CT करने के लिए आपको पता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट जब होगा आपने उसका करना है। अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है तो उसमें फिर आप IVU से करके और ओपन करके उसकी जो है वो देखोगे। वो भी हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहले ग्रेडिंग है इसकी भी, जिस तरह वेसिकुलर रिफ्लेक्स की ग्रेडिंग किस चीज़ पे हो रही थी, किस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे थी? सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। ठीक है, इसकी जो है वो CT की बेसिस पे होगी। CT की बेसिस पे क्या है, कंट्यूजन है ओनली, तो ग्रेड 1
2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कम की लेसरेशन है तो ग्रेड 2, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की लेसरेशन है तो ग्रेड 3। ठीक है, कलेक्टिंग सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह को, कैलिसिस को, पेल्विस को, तो ग्रेड 4 हो जाएगा। और अगर एवल्जन ऑफ हाइलम है, जहाँ से सारी चीज़ें इंटर हो रही हैं, उस एवल्जन होगी उसकी, तो दैट इज़ ग्रेड 5। तो ये सीटी की बेसिस पे आपने जो है इसको ग्रेडिंग कर लेनी है इसकी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो आप, इंट्रावीनस यूरोग्राफी करवा सकते हो। 1 शॉट इंट्रावीनस यूरोग्राफी यूज़ होती है एमरजेंसी कंडीशंस में। और गोल्डन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कंट्रास्ट इन्हेंस्ड हेलिकल सीटी है। यूजली हम स्टोन्स पढ़ेंगे आगे, हम आरसीसी पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें पढ़ेंगे। उनमें सब में जो है वो जो सीटी है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब वो कंट्रास्ट है कुछ में जो है वो नॉन कंट्रास्ट हेलिकल सीटी है। तो इधर जो है वो कंट्रास्ट हेलिकल सीटी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे उसके? किडनी वाली जगह पे जो है वो ब्रूजेस हो सकते हैं। ठीक है, हीमाचूरिया हो सकता है, पेन हो सकता है, और हिस्ट्री उसकी होगी कोई लड़ाई झगड़े की, गिरने की, कुछ एक्सीडेंट की, कोई ना कोई हिस्ट्री होगी उसकी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करनी है आपने? अगर तो हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है तो उसका सीटी करना है, ग्रेडिंग करनी है इसकी। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कोई अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं तो वो भी पता लग जाएगा, और कौन सी ग्रेड का ट्रॉमा हुआ है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। अगर तो हीमाचूरिया कंट्रोल्ड है तो फिर आपने बस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है उसकी। क्या करना है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में? एडमिट कर लेना है उसको, बेड रेस्ट देना है, एनाल्जेसिया देना है, फ्लूइड इनटेक जो है वो उसका सही रखना है। ठीक है, ब्लड की ज़रूरत है उसको तो क्रॉस मैचिंग एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, सिंपल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, अगर इस तरह का नहीं है कि हीमाचूरिया उसका रुक नहीं रहा है, उसके हीमाटोमा अगर कोई बना हुआ है तो वो उस मतलब इंक्रीज होता जा रहा है हीमाटोमा। ठीक है, रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग हो रही है उसको, तो फिर आपने क्या करना है? जस्ट आपने ऑन टेबल इंट्रावीनस यूरोग्राफी करनी है और ओपन कर लेना है उसको। ठीक है, क्या क्या इंडिकेशंस हो गई फिर ओपनिंग की, सर्जरी की? सीवियर ब्लीडिंग, हीमोडायनेमिक शॉक, इंक्रीजिंग पल्सेटाइल रिट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा। ठीक है, या अदर कोई इस तरह की इंजरी है, कोई लिवर को, स्प्लीन को, बॉल को इंजरी है, उसके लिए अगर आप करना चाहते हो सर्जिकल मैनेजमेंट तो उसके लिए फिर ओपन करोगे। ठीक है, क्या करेंगे? मिड लाइन लेप्रोटमी करेंगे, दोनों किडनीज को जो है वो देखेंगे कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिपेयर करेंगे। अगर सिवियर इंजरी है, फंक्शनली जो है सल्वेजेबल नहीं है वो पार्ट आपका, रिपेयर नहीं हो सकता, फिर जो आप पार्शियल नेफ्रेक्टमी या टोटल नेफ्रेक्टमी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना? यूजली ग्रेड 3, ग्रेड 4 से ऊपर की जो इंजरी होती है उसमें पार्शियल या कंप्लीट नेफ्रेक्टमी आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती है। बाकी अगर तो एक ही किडनी है, यानी पहले वाली किडनी किसी वजह से पहले ही डैमेज है या नहीं है उसकी, तो फिर आप जो है वो नेफ्रेक्टमी नहीं करोगे कभी भी। बाकी आगे भी जो डिजीज़ आएंगी, स्टोन्स वगैरह, उस वो ट्यूमर्स वगैरह, उसमें भी यही है। फिर आप जो है वो उसको बचाने की कोशिश करोगे, रिपेयर ही करोगे, नेफ्रेक्टमी नहीं करोगे, क्योंकि एक ही किडनी है उसके पास। इसके साथ ही यूरिटेरिक इंजरी है। यूरिटेरिक इंजरी जो है वो दो तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं, इंटरनल कॉजेज़ हैं, एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं। और एक्सटर्नल क्या हो सकता है? ब्लंट ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, वही जो दो बातें इधर है। और इंटरनल कैसे हो सकती है? आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म करे आइट्रोजेनिक, और इसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो पेल्विक सर्जरीज में जो है यूजुअली हो जाती हैं, यूरिटर इंजर्ड हो जाती है। हिस्टेरेक्टमी में आपने पढ़ा होगा गायनी ऑब्स में कि यूरिटर अक्सर जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा बाकी एब्डोमिनोपेरिनियल रिजेक्शन, कोलोन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा वगैरह के लिए अगर हो रही है, यूरिटेरोस्कोपी हो रही है, या कोई और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो रहा है, तो उसके अंदर जो है वो डैमेज हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पेन, फीवर, ठीक है, परसिस्टेंट फ्लूइड इन द ड्रेन, जो आपने ड्रेन डाली है आफ्टर सर्जरी, उसके अंदर जो है वो फ्लूइड आता रहेगा, यूरिन जो है वो उससे ड्रेन होता रहेगा बार बार।
तो इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवाओगे, वही इन्वेस्टिगेशन आपके पास इंट्रावीनस यूरोग्राफी, और यहाँ पे आप रेट्रोग्रेड यूरिटेरोग्राफी भी करवा सकते हो। इंट्रावीनस यूरोग्राफी में हम क्या कर रहे थे, कंट्रास्ट जो है वो इंट्रावीनसली दे रहे थे और वो किडनी से होता हुआ फिल्टर होता हुआ आ रहा था। जो सिस्टो यूरिथ्रोग्राम है और यूरिटेरोग्राफी है, इसके अंदर क्या करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है आपको, यूरिटर के अंदर से आपने देना है कॉन्ट्रास्ट, या यूरिथ्रा के अंदर से देना है, जो भी होगा, और फिर इमेजिंग करनी है आपने। तो उससे आपको पता लग जाएगा कहाँ पे जो है वो डिसकॉन्टिन्यूड है यूरिथ्रा, ठीक है। वो स्पिल होना शुरू हो जाएगा ना वहाँ से, जहाँ से भी इंजरी हुई भी होगी, तो स्पिलिज से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इंजरी है। आपने अब उसकी क्या मैनेजमेंट करनी है, एक तो इसमें रूल है यूरिटेरिक इंजरीज में नो डिले, ठीक है। नो डिले रूल है कि अगर इन्फेक्शन नहीं है या पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, फिर तो आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि आपने वेट करना है, ठीक है। मैनेजमेंट बेस करेगी कि कितना लॉस हुआ है यूरिटर्स को। अगर उनकी लेंथ पे कोई लॉस नहीं हुआ, सिर्फ जो है यूरिटर कटी है, लेंथ उसकी पूरी की पूरी है उतनी, तो आप क्या करोगे, डबल जे स्टेंट कर सकते हो 6 वीक्स के लिए। डबल जे स्टेंट क्या होता है, अपना एक स्टेंट डाल देते हो, उसके दोनों साइड पे कॉइल होती है। फॉर एग्जाम्पल ये रेड वाला स्टेंट है ना, ये यूरिटर के अंदर आप डाल दोगे, इसकी एक साइड जो है वो पेल्विस में होगी, रीनल पेल्विस में, और एक जो है वो ब्लैडर में होगी, ठीक है। और ये मतलब इसके अंदर बीच में जो है वो ल्यूमेन है, तो यूरिन जो होगा वो इस ल्यूमेन के थ्रू जो है वो ड्रेन होता रहेगा स्टेंट के थ्रू, और जो यूरिथ्रा होगी ग्रीन जो इसमें दिखाई गई है, उसको हील होने का टाइम मिल जाएगा। 6 वीक्स के लिए आपने ये डालना है। ये तब आप कर सकते हो जब यूरिटर की लेंथ जो है वो पूरी है, ठीक है। उसके अलावा आप पार्शल ट्रांजैक्शन ऑफ यूरिटर कर सकते हो, प्राइमरी सॉरी पार्शल, इसकी जो पार्शल ट्रांजैक्शन हुई है उसकी, मतलब अगर पूरी नहीं कटी है, एक साइड कोई कटी हुई है, तो उसको आप प्राइमरी रिपेयर कर सकते हो। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस विद डबल जे स्टंट, ये भी आप कर सकते हो। एंड टू एंड उसको एनास्टोमोस करके, ये कब होगा, जब कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगी, पूरी कट गई है यूरिटर। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि देर इज़ लॉस ऑफ लेंथ, लेकिन लिटिल लॉस ऑफ लेंथ है, थोड़ा सा जो है वो कम हुआ है। उसमें या तो आप ब्लैडर को मोबिलाइज कर दो, ब्लैडर को ऊपर ले जाओ थोड़ा, ठीक है, या आप फ्लैप प्रोसीजर कर दो, बॉयरिस फ्लैप कर सकते हो आप। उसमें क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ ब्लैडर को जो है वो आप काट के, और फिर जो है वो जो यूरिटर और ब्लैडर के दरमियान लेंथ का डिफरेंस होता है, उसमें उस वो फ्लैपिंग कर देते हो, ठीक है। और एक जो है प्रोसीजर है सॉस हिच, इसमें सॉस हिच का इसने वो नहीं लिखा क्या प्रोसीजर है, लेकिन नेम्स आपने इनके करने हैं लाजमी। अगर लॉस ऑफ लेंथ ज़्यादा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरी यूरिटर के अंदर ड्रेन कर दो, कॉन्ट्रालेटरल जो ठीक है यूरिटर, उसके अंदर ड्रेन कर दो, ट्रांस यूरिटेरोस्टोमी, ठीक है। किडनीज को नीचे ले आओ, ऑटो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, या जो है उस वाली किडनी को आप निकाल ही दो जिसका यूरिटर ठीक नहीं है, दूसरी वाली किडनी को रहने दो, सही है। या इंटरपोजिशन ऑफ लूप ऑफ अपेंडिक्स कर दो, लूप ऑफ अपेंडिक्स को जो है वो उसके लिए यूज़ कर लो एज अ यूरिटर, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, क्या है मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, आपने इनके सिर्फ नेम्स करने हैं। नो लॉस ऑफ यूरिथ्रा है तो डबल जे स्टेंटिंग कर सकते हो आप, प्राइमरी रिपेयर कर सकते हो इफ़ देयर इज़ पार्शियल ट्रांजैक्शन, इफ़ देयर इज़ कंप्लीट ट्रांजैक्शन तो आप एंड टू एंड एनास्टोमोसिस विद डबल जे स्टेंट कर सकते हो। अगर लिटिल लॉस ऑफ लेंथ है तो आप ब्लैडर को मोबिलाइज कर सकते हो, आप बॉरिस फ्लैप कर सकते हो, आप सॉस हिच कर सकते हो। अगर देयर इज़ मतलब मार्क्ड लॉस ऑफ लेंथ तो आप ट्रांस यूरिटेरोस्टोमी कर सकते हो, जिसमें कॉन्ट्रालेटरल यूरिटर में आप वो कर दोगे, आप आइलियम अपेंडिक्स यूज़ कर सकते हो, आप ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी कर सकते हो, उसी पेशेंट की किडनी को आप नीचे ले आओ थोड़ा,
और आप नेफ्रेक्टमी कर सकते हो अगर दूसरी किडनी फंक्शनिंग है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। अभी जो हमने वेसिकुलर यूरिटरी रिफ्लेक्स पे पढ़ा था ना कि डायलिटेशन ऑफ किडनीज या डायलिटेशन ऑफ यूरेटर होना शुरू हो जाती है, इसी तरह अगर पेल्विस और पेल्विक लीशियल सिस्टम, जो पेल्विस और माइनर मेजर कैलिसेस हैं, उनकी डायलिटेशन जब स्टार्ट हो जाए हम उसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस होना शुरू हो गया। ठीक है, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हो सकता है? उसके यही वाले कॉज हैं। ट्यूमर हो सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की वजह से हो सकती है। ठीक है, ट्यूमर कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लैडर में ट्यूमर है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। यूरिटर में हो सकता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, यूरिटरल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? लाइक फाइब्रस बैंड सा होता है, जो क्या कहेंगे उसको, इंजरी के बाद फाइब्रोसिस हो जाएंगे जो। हाँ फाइब्रोसिस हो जाता है इंजरी के बाद, वो जो है वो कंस्ट्रिक्शन कॉज करना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है। यस, इंजरी के बाद भी हो सकता है, कंजेनिटल भी हो सकते हैं। खैर, उसके अलावा रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस में हो सकता है ये। ठीक है, अब जो भी चीज़ यूरिटर ब्लैडर या यूरिथ्रा में होगी वो बाईलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस करवाएगी। ठीक है, वो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व हो, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो, या ब्लैडर के अंदर कार्सिनोमा हो, या ब्लैडर के अंदर स्टोन हो, तो वो, या बीपीएच हो, तो वो बाईलैटरल जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस करवाएगी। बाईलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है विद एन यूरिया इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। उसको आपने जो है वो जल्दी से ठीक करना है, क्योंकि वो दोनों किडनीज को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फीचर्स क्या आएंगे आपको? डायलिटेशन हो रही है, वही फ्लैंक पेन आएगा, मैस इनलोइन आएगा, बाईलैटरल अगर प्रॉब्लम है तो एन यूरिया आएगा आपको। अल्ट्रासोनोग्राफी पे आपको नज़र आ जाएगी डायलिटेशन ऑफ पेल्विक इलिशियल सिस्टम। सीटी स्कैन पे आपको नज़र आ जाएगा, कोई अगर ट्यूमर है, कोई वो है स्टोन है, वो भी आपको सीटी स्कैन पे नज़र आ जाएगा। इंट्रावीनस यूरोग्राफी पे आपको क्या नज़र आएगा? किडनी का साइज़ इंक्रीज़ होगा। मैंने आपको बताया था ये कलेक्टिंग डक्ट को से लेके नीचे तक सारा आपका एनाटमी पता लग जाएगी। ठीक है, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो डायलेटेड नज़र आएंगे आपको इंट्रावीनस यूरोग्राम पे। ट्रीटमेंट क्या होगा? बाईलैटरल है तो फ़ौरन से आपने क्या करना है, कैथेटराइजेशन करके उसका करना है, या अगर उससे नहीं हो सकता तो उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कैथेटराइजेशन की, फोलिस डालने की, तो आप सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करके उस टाइम प्रेशर को रिलीज़ करोगे। ठीक है, बाद में आप देखोगे कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। डबल जे स्टेंटिंग कर सकते हो आप, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर सकते हो। परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी में क्या करते हैं? परक्यूटेनियस स्किन के अंदर से जो है वो आप अंदर अंदर कोई भी इमेजिंग गाइडेड जो है ना, सीटी गाइडेड या फ्लोरोस्कोपी गाइडेड जो है वो आप एक ट्यूब डाल देते हो जो डायरेक्टली पेल्विस के अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो वहीं से ड्रेन होना शुरू हो जाता है यूरिन। ठीक है, पेल्वी यूरिटारिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो बच्चों में कंजेनिटली जो है नैरोइंग ऑफ पेरियूटारिक जंक्शन होता है, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, कंजेनिटल कॉज। और अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं? एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन बाय एबरेंट ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, वो जो है पेल्वी यूरिटारिक जंक्शन को कंप्रेस कर सकती हैं, पेल्विस और यूरेटर जहाँ पे मिल रही है, तो उसकी वजह से भी यही चीज़ें होंगी जो अभी हमने देखी हैं। प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, किडनी का फंक्शन डिटेरिएट करना शुरू हो जाएगा। यूरिन जब आगे नहीं जा रहा तो वो बैक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, बैक प्रेशर से क्या होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है उधर हो जाएगा, फिर पीछे जो ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन है, उसके ऊपर प्रेशर जाएगा। वो आपको पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑनकार्टिक प्रेशर, और इस साइड पे भी जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड होता है उसका अपना प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो जी एफ आर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, तो किडनी का फंक्शन लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। और भी प्रॉब्लम होते हैं, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल, एंड अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है, मिक्सचरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करवाना है आपने, और फंक्शन देखने के लिए आपने टेक्नीशियम 99 DMSA स्कैन करवा लेना है, या DTPA स्कैन, मैक 3। ये डिफरेंट किस्म के रेडियो आइसोटोप्स हैं जो न्यूक्लियर स्कैनिंग आपने पढ़ी थी ना, न्यूक्लियर मेडिसिन, उससे रिलेटेड हैं ये। तो फंक्शन आप इसे असेस कर सकते हो, GFR असेस कर सकते हो। ट्रीटमेंट क्या होगा?
एसिम्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किडनीज का फंक्शन डिटोरिएट कर रहा है फिर आपको जो है वो सर्जिकल रिपेयर करनी पड़ेगी। नेम्स दिए हुए हैं, पाइलोप्लास्टी का एक नेम है, एंडरसन हाइंस डिसमेम्बर्ड पाइलोप्लास्टी, और एंडोस्कोपिक पाइलोटमी। इसमें ये कुछ रिपेयर के प्रोसीजर हैं। पाइलोटमी वाले में तो क्या करेंगे, इनमें बलून से जो है वो उस नैरोइंग वाली जगह को डायलेट कर देंगे। ठीक है। यूटेरोसील छोटा सा टॉपिक है। यूटेरोसील में क्या होता है, डिस्टल यूरिटर जो है उसकी डायलेटेशन हो जाती है, और आपको अल्ट्रासाउंड पे या इंट्रावीनस यूरोग्राफी पे ये क्लासिकल कोबरा साइन देता है। कोबरा साइन क्या होता है, कोबरा का मुंह जो है वो इस तरह हुआ होता है ना, तो वो लाइक ये आ रहा होगा यहाँ से ऐसे, और कोबरा जो है उसका डायलेट हुआ होगा डिस्टल एंड, तो ये को क्लासिक कोबरा साइन IVU पे आपको नज़र आएगा। यूरिटेरोसील का, यूरिटेरोसील। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने एंडोस्कोपिक डायथर्मी कर देनी है अगर सिम्टोमेटिक है। ठीक है। पोस्ट केवल यूरिटर, इन्फीरियर वेना केवा जो होती है उसके साइड, राइट साइड पे जो है वो रन कर रही होती है यूरिटर। अगर उसके पोस्टीरियर रन करना शुरू हो जाए तो वीना केवा जो है वो कंप्रेस करेगी यूरिटर को, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो वो पोस्ट केवल यूरिटर है। ये आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा। रीनल स्टोन्स हम डिस्कस करते हैं, 5 मिनट्स की ब्रेक। मैं ही बोलता रहा हूँ। चलो, रीनल स्टोन या यूरिटेरिक स्टोन जो हैं 5 टाइप्स हैं कॉमन जो हैं। ठीक है। उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शियस स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट और स्टोवाइड स्टोन भी कहते हैं जिनको, वो हो सकते हैं। वो यूजली जो है यूरियस प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया हैं वो उनकी वजह से होते हैं। ठीक है। प्रोटियस एंड स्टेप्लोकोकाई। फॉस्फेट स्टोन हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये किस डिजीज़ के साथ रिलेटेड होंगे। गाउट हो सकता है इनमें, या हाइपर यूरिसीमिया के अदर कॉजेज हो सकते हैं। लीश निहान हो गया, आपके ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो गए, कीमोथेरेपी वगैरह जब देते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ल्यूकीमिया वगैरह हैं उनमें, तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है हाइपर यूरिसीमिया, तो उसमें यूरिक एसिड स्टोन्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा कुछ एंजाइम डेफिशिएंसीज होती हैं उसमें, या जेनेटिक डिजीज़ हैं जिस तरह। ठीक है। सिस्टीन यूरिया और जेंथीन स्टोन्स उसमें हो सकते हैं। सिस्टीन स्टोन्स और जेंथीन स्टोन्स उनमें हो सकते हैं, रेयर हैं लेकिन। और कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, ये किस में होता है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म जो होता है उसके अंदर ये हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ एसोसिएशंस हैं, ये आपके सिनेरियो के अंदर टेस्ट करेंगे, आपको छोटी छोटी दी भी होंगी। पेन इसका किस तरह का होगा, यूरिटर में अगर है तो किस तरह का पेन होगा।
पेन फ्रॉम लोइन टू ग्रोइन, ठीक है, रेडिएटिंग पेन होगा और इंतहाई सीवियर टाइप का जो है वो पेन होता है इसमें। इसके अलावा हीमाचूरिया हो सकता है अगर तो इन्फेक्शियस स्टोन है, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है तो उसमें इन्फेक्शंस के साइन हो सकते हैं, ठीक है, WBCs आ सकते हैं उसमें, इन बाकी पायलोनेफ्राइटिस के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे किडनी यूरेटर ब्लैडर, उसके अंदर नज़र आ सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया यूरिक एसिड स्टोन्स और रेडियो ल्यूसेंट तो वो नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, उसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टोन्स जो है वो नज़र आ जाएगा, डायलिटेशन है यूरेटर वगैरह की वो भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। इंट्रावीनस यूरोग्राफी कर सकते हो, स्टोन्स अगर आप सस्पिशन है स्टोन का तो आप इंट्रावीनस यूरोग्राफी से पहले रीनल फंक्शन टेस्ट करोगे। अगर यूरिया क्रेटिनिन रेज हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट इम्पेयर्ड है, इसका मतलब है किडनीज का फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड है, तो फिर आप जो है इंट्रावीनस यूरोग्राफी को अवॉइड करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैस्ट्रोग्राफिन या कोई भी आप कंट्रास्ट जो दे रहे हो वो भी रीनल इंजरी को इन्हांस कर सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जैसे मैंने आपको पहले बताया था हेलिकल सीटी है, ठीक है, किडनी यूरेटर ब्लैडर का, तो वहाँ पे हमने देखा था नॉन, वहाँ पे कंट्रास्ट सीटी था, यहाँ पे जो है वो नॉन कंट्रास्ट सीटी है, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक मोस्ट सेंसिटिव फॉर स्टोन्स, हर तरह के स्टोन्स को ये पिकअप कर लेगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, अब ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ स्टोन और साइज ऑफ स्टोन के ऊपर। तो अगर तो ए सिम्टोमेटिक स्टोन्स हैं, कोई पेन वगैरह नहीं कर रहे हैं, इंसिडेंटल फाइंडिंग है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का डायग्नोसिस है उसका, तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। साइज उनका कितना होगा, 5 mm से कम, 5 मिलीमीटर से कम के हैं तो आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर रहे होते हो, रेस्ट, हाइड्रेशन, पेन हेल्थ और एनाल्जीजिया, और हाइड्रेशन मतलब प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपने उसमें देने, और अल्फा ब्लॉक, बल्कि इसमें नहीं देंगे, ऑब्जर्वेशन में बस यही करेंगे, ठीक है। अगर वो अप टू 8 mm है, 6 to 8 mm, फिर आपने जो है वो अल्फा ब्लॉकर देने। अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा, स्मूथ मसल को डायलेट करेगा, स्मूथ मसल को डायलेट करेगा तो पास जो स्टोन है उसके पास होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी ये सब आपने करना ही है, ठीक है, रेस्ट, हाइड्रेशन, एनाल्जीसिया वगैरह। अगर इससे भी बड़े हो गए फिर आप जो है वो आपके पास ऑप्शन है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक, इसको आप कहते हो मेडिकल एक्सपल्जन थेरेपी, MET। आप मेडिसिन से एक्सपल करने की कोशिश कर रहे हो उसको, स्टोन को, ठीक है। उसके बाद अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा छोटा स्टोन है यूरेटर के अंदर और 2 सेंटीमीटर से छोटा किडनीज के अंदर, तो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये आपको पता है इसमें जो है वो शॉक वेव्स होती हैं अल्ट्रासोनिक, वो यूज़ की जाती हैं। फ्रेगमेंट्स में जो है वो तोड़ दिया जाता है स्टोन को, वो फिर खुद ही जो है यूरिन में पास हो जाता है। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं कर सकते आप, प्रेगनेंसी में ओबीज पेशेंट में नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे है उस पर नहीं कर सकते, किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो उसको नहीं कर सकते, इन्फेक्शन है, UTI है उसको नहीं कर सकते आप, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन खास तौर पे, तो उसको भी नहीं कर सकते आप। तो ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने यहाँ तक करनी है कि इन पेशेंट्स में आप नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग, डायस्थीसिस, यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टल टू स्टोन, स्टोन के अलावा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, ट्यूमर है कुछ, तो तब भी नहीं आपने करना। स्टोन के आगे जो है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन टूट भी जाएगा तो वो पास नहीं करेगा उस ऑब्स्ट्रक्शन में जाके, दोबारा फंस जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था। अगर
अगर ये फेल हो जाए, ठीक है, या इनसे बड़े स्टोन हो, तो आपने फिर क्या करना है, या स्टैग हॉर्न कैलकुलाई। स्टैग हॉर्न कैलकुलाई क्या होता है, उसके जो है वो स्टैग हॉर्न क्या होता है, बड़ा सिंगर लाइक उसके सींग बने हुए होते हैं डिफरेंट कैलिसिस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किडनीज के अंदर जो है ना वो स्टोन जो है वो फंसा हुआ होता है, ठीक है, डिफरेंट उसके ब्रांचेस से बनी हुई होती हैं। तो अगर वो वाला स्टोन है तब भी जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, विच इज़ परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी में क्या करते हो, पहले भी हमने देखा है, नेफ्रोस्टोमी था वो, तो नेफ्रोलिथोटमी में सेम वही, आपने ट्यूब डालनी है और इसमें ना थोड़ी बड़ी ट्यूब, बड़े डायमीटर की ट्यूब होती है। तो उस ट्यूब के थ्रू आप फिर लेज़र, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या कोई और प्रोसीजर करके उसको स्टोन को ब्रेक भी कर सकते हो और उससे निकाल भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। रेट्रोग्रेड जहाँ पे भी आएगा ना, तो नेचुरल जो आपका फ्लो है यूरिन का, ठीक है, उसके ऑपोजिट जो है वो आपने अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर जाना है, ठीक है। यूरिद्रा, यूरिन ब्लैडर, यूरिटर्स में आगे वहाँ पे इस तरह आपने जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर जाना है और ब्रेक करना है उसको। इसमें भी यूज़ क्या होगा, रेड लाइट लेज़र यूज़ होती है, उसके थ्रू ब्रेक करते हैं और निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या थे, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर थे, इसमें कोई ख़ास आपने जो है वो ओपन सर्जरी नहीं की। अगर इनसे ठीक नहीं होता, ठीक है, या साइज़ उसका बड़ा है, तो फिर आप जो है, या आपके पास अवेलेबल नहीं है ये वाली मॉडलिटीज़, तो ओपन सर्जरी आप कर सकते हो। ओपन सर्जरी में पाइलोलिथोटमी, एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी और एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथोटमी और पार्शल नेफ्रेक्टमी जो है आपके पास ऑप्शंस हैं। अब इनके नेम से जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पाइलोलिथोटमी में आपने क्या करना है, सिर्फ जो है वो किस एरिया को ओपन करना है, जो आपका रीनल पेल्विस है उसको ओपन करना है। मॉरिसन्स अप्रोच से आप उसको ओपन करोगे, ठीक है। मॉरिसन्स इंसिजन अब क्या होती है, फ्लैंक पे जो है वो आप ओवर द 12th रिब ये इंसिजन देते हो, ठीक है, बैक पे। अगर आगे ये इधर ही इसी एरिया पे दें 12th रिब से 2 सेंटीमीटर नीचे, उसको क्या कहते हैं, कौन सी इंसिजन होती है? अच्छा, इंसिजन दिया आपने, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट, मसल्स, वही वाले सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं। हीमोस्टेसिस को आपने मेंटेन करना है डायथर्मी के थ्रू। मसल्स कौन से आते हैं, लेटिसमस डॉर्साई, स्टेरेटस इंटीरियर, बैक से आ रहे हैं ना इस वजह से। तो लेटिसमस डॉर्साई, स्टेरेटस पोस्टीरियर, ये वाले मसल आएंगे, इनको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। लंबा फेशिया आ जाएगा, उसको आपने फिंगर से जो है वो करना है। पेरिटोनियम आ जाएगी, फिंगर्स इंसर्ट करनी है। और आगे क्या आएगा, किडनी आ गई आपकी, ठीक है। अभी किडनी के अंदर आपने बल्कि यूरिटर को आइडेंटिफाई करना है, उससे आपको पता लगेगा कहाँ पे जा रही है, उसको स्लिंग कर लेना है किसी भी फोर्सेप के थ्रू, लेहिस फोर्सेप के थ्रू, ठीक है। अब आपको, जब आपने यूरिटर आइडेंटिफाई कर ली, तो वो यूरिटर कहाँ से आ रही होगी, वो पेल्विस से आ रही होगी, ठीक है। पेल्विस आपको पता लगे, अब आपने यहाँ से फैट हटा के इस जगह पे जो है वो इंसिजन देना है, और पेल्विस में जो भी स्टोन पड़ा हुआ होगा आपने उसको निकाल लेना है, ठीक है। फिर आगे फर्दर प्रोसीजर है कि आप जो है वो डबल जे स्टेंट पास कर दो यूरिटर के अंदर, ठीक है। कोई ड्रेन आपने लगानी है वगैरह वगैरह, और फिर क्लोज कर देना है इन सारी चीज़ों को जो आपने खोली है, ठीक है। पेल्विस को क्लोज करना है और ऊपर फिर स्किन, जो मसल होगा, स्किन वगैरह सारा कुछ जो है वो आपने क्लोज करना है, ठीक है। एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी में सेम प्रोसीजर आपने करना है, लेकिन जब पेल्विस के पास आप जाओगे तो आपको पता, मतलब अगर जो है वो कैलिसिस भी इन्वॉल्व हुए हुए हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड इंसिजन देना पड़ेगा। तो वो इस तरह जो है आप एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी में भी सेम चीज़ है, ठीक है। जबकि एनाट्रोफिक नेफ्रोलिथोटमी में क्या है, आप जो है वो पेल्विस के अंदर इंसिजन नहीं दोगे, आप रीनल पेल्विस के अंदर नहीं दोगे, जो किडनी का पार्ट है ना, जहाँ के अंदर ये रीनल पिरामिड्स वगैरह ये वाली चीज़ें होती हैं, इस जगह पे आप इंसिजन दोगे। तो ये किन स्टोन्स में देंगे, जब जो पेरिफेरल कैलिसिस हैं वो इन्वॉल्व हुई हुई हैं, ठीक है। इसमें आपने बस
ये याद रखना है कि आर्टरीज वगैरह को क्लैंप करना है। ठीक है, रीनल आर्टरी को क्लैंप कर दोगे तो उससे जो है वो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके अलावा जहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर रीनल आर्टरीज मीट कर रही हैं उस जगह पे जो है आप इंसिजन देने की ट्राई करते हो ताकि कम से कम हेमरेजिंग हो। ब्रो ब्रॉडल्स लाइन उसको कहते हैं। ठीक है, आगे आप उसी तरह करोगे। डबल जे स्टंट इसमें भी आपको डालना पड़ेगा यूरेटर में। ड्रेन आपको इसमें भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और रिपेयर करके आपने उसको उसी तरह जिस तरह ओपन किया था सारा कुछ क्लोज करना है आपने। ठीक है, पार्शल नेफ्रेक्टमी आप कब करोगे? जब स्टोन्स भी हों और लोअर पोल में हो किडनी के और फंक्शन भी लॉस्ट हो चुका हो किडनी का, उस वाले एरिया का। ठीक है, फंक्शन भी ख़राब हो चुका है और लोअर पोल में स्टोन्स है तो आप तब सिर्फ नेफ्रेक्टमी करोगे। अच्छा, अगर बाईलैटरल स्टोन्स हैं तो फिर आपने क्या करना है? ये इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्या करोगे? बेटर फंक्शनिंग किडनी को बचा लोगे और उसको पहले ट्रीट करोगे। ऐसा ही है ना? विच इज़ हाँ, ऐसा ही है। रिकरेंस ऑफ स्टोन कैसे आपने करना है? रिकरेंस ऑफ स्टोन जो है आपने डाइट सही लेनी है, हाइड्रेशन ठीक रखनी है। ठीक है, कैल्शियम थोड़ा कम रखना है। और अगर कोई डिजीज़ है आपको लाइक सिस्टीन यूरिया है तो सिस्टीन कम से कम, सल्फ़र कंटेनिंग फूड आपने कम लेना है, एग मीट वगैरह, फ़िश वगैरह, ये चीज़ें कम लेनी है। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया का तो आपको पता ही है। आप जब भी कोई कीमोथेरेपी स्टार्ट करने लगते हो तो उससे पहले से ही आप जब एलोपेरिनोल, रेस्पिरिकेज और हाइड्रेशन को मेंटेन करते हो ताकि हो ही ना ये प्रॉब्लम स्टोन्स वगैरह का और गाउट हाइपर यूरिसीमिया का। अच्छा, ये तो थे किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट। अगर जो है वो यूरिटेरिक स्टोन्स हो फिर क्या करेंगे? उसमें ये है कि प्रॉक्सिमल यूरेटर इन्वॉल्व हुई भी है या डिस्टल यूरेटर इन्वॉल्व हुई भी है। अगर प्रॉक्सिमल यूरेटर इन्वॉल्व है फिर आप यही चीज़ें कर सकते हो, लाइक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और अगर डिस्टल है तो उसमें आपकी प्रेफरेंस होगी यूरिटेरोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट। यूरिटेरोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जिस तरह अभी यूरेटर में जो है वो आप अपनी स्कोप लेकर जाते हो और उसके थ्रू अब उसके आगे और है, आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो। वहाँ पे रिमूव करना है तो उसके लिए आप डॉर्मिया बास्केट यूज़ कर सकते हो, पुश बैंग यूज़ कर सकते हो, और इस तरह की जो है वो आगे उसमें है। ठीक है, डबल जे स्टेंटिंग का आपको पहले बता दिया मैंने कि कैसे करते हो। इसमें ब्लैडर से लेके ऊपर रीनल पेल्विस तक एक स्टेंट डाल देते हो। डॉर्मिया बास्केट का तो पता ही है आपको। अच्छा, ओपन सर्जरी कब करोगे आप यूरिटेरिक स्टोन्स की? उसकी इंडिकेशंस आपको या पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। कब करेंगे? जब एक हमने देखा ना प्रॉक्सिमल यूरेटर में है स्टोन तो हम, या डिस्टल में, अगर बहुत प्रॉक्सिमल जो यूरेटर जहाँ पे इंटर हो रही है बल्कि निकल रही है किडनी से, उस जगह पे जो अगर स्टोन्स हैं फिर जो है वो आप ये कर सकते हो, पाइलोलिथोटमी के थ्रू उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो पाइलोलिथोटमी आप ऑलरेडी देख चुके हो, वहीं से आप उसको निकालोगे। और पायलोनेफ्राइटिस इज़ मेडिसिन का टॉपिक, इनका मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वैसे ही पायोनेफ्रोसिस में आप सर्जरी के लिए क्या कर सकते हो? परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर सकते हो ताकि ड्रेन होता रहे ये जो भी एब्सेस फॉर्मेशन हुई भी है उसमें। ठीक है, या ओपन नेफ्रोस्टमी कर सकते हो, इसमें भी ड्रेनेज के लिए ही करोगे। या नेफ्रेक्टमी कर सकते हो अगर फंक्शन लॉस्ट हो चुका है किडनी का और दूसरी किडनी नॉर्मल है। पेरीनेफ्रिक एब्सेस में भी ये सारी जितनी भी कार्बंकल, पेरीनेफ्रिक एब्सेस, पायोनेफ्रोसिस, इसमें ना आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है और किसी ना किसी तरह आपने पस को जो है वो ड्रेन करना है। तो यही इसका ट्रीटमेंट है। रीनल सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अभी करते हैं। रीनल सेल कार्सिनोमा रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? स्मोकिंग, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, एस्बेस्टस, VHL जो है उसमें हो सकता है जीन की म्यूटेशन। ठीक है, उसमें क्या होगा, बाईलैटरल RCC होगा। यूजली ये जो है वो यूनिलैटरल होता है, यही हमने एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है उसमें भी देखा था।
उसमें जो है वो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट थी। अब साइन एंड सिम्टम बिल्कुल उसी तरह के हैं इसमें। क्या होता है, रीनल मैस था वहाँ पे, यहाँ पे भी रीनल मैस है। हीमाचूरिया था वहाँ पे, यहाँ पे भी हीमाचूरिया है। और क्या था, डल फ्लैंक पेन था, यहाँ पे भी है। हाइपरटेंशन था वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को होती है। यहाँ पे जो है वो थोड़ा कम पेशेंट्स को जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है लेकिन। ठीक है, तो यही फीचर्स आएंगे। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, जो हार्मोन होता है उसके रिलेटेड, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, फीवर हो सकता है, हेमोप्टिसिस, बोन पेन, ये तब होंगे जब मेटास्टाइज कर गया। अदरवाइज आपके बस यही फीचर होंगे। हाँ, लेफ्ट साइड वेरिकोसील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड वेरिकोसील अभी हम जब देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो है वो किस में ड्रेन हो रही होती है, टेस्टिकुलर वेन, और राइट साइड पे किस वेन में ड्रेन हो रहा होता है? राइट साइड पे इंफीरियर वेना केवा, हाँ, और लेफ्ट पे लेफ्ट पे रीनल वेन में। ठीक है, तो ये इस वजह से राइट वाली, अगर याद रखना है आपने, तो राइट वाली राइट जगह पे ड्रेन हो रही है, इसलिए उसमें वेरिकोसील नहीं होती राइट साइड पे। लेफ्ट वाली जो है वो मसला है उसमें। ठीक है, अगर इन्वेड होगी रीनल वेन तो वेरिकोसील हो जाएगी लेफ्ट साइड पे। इन्वेस्टिगेशन क्या है, सबसे पहले ये पेशेंट अगर आपके पास आएगा लाइक, तो पेन होगा, इसको हीमाचूरिया होगा, तो आपको यूरिनालिसिस करवाना है सबसे पहले। ठीक है, यूरिनालिसिस पे आपको पता है हीमाचूरिया की कॉज अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, खासतौर पे किडनीज में हो, तो उसमें कास्ट वगैरह और आरबीसी की शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड और इस तरह के चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो अभी हमारे यहाँ पे वो नहीं है टॉपिक, वरना अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो आप। उसमें आपको क्या पता लगेगा, इन्फीरियर वेना केवा में की इन्वॉल्वमेंट, नोड्स की इन्वॉल्वमेंट, लिवर का पता लग जाएगा। ठीक है, कंट्रास्ट इन्हांस्ड एब्डोमिनल सीटी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हेयर। पहले भी यही पढ़ चुके हैं हम, सीटी काफ़ी जगह पे। एमआरआई कर सकते हो, एक्सरे चेस्ट कर सकते हो, लिवर आपने अल्ट्रासाउंड पे देख लिया वैसे ही, बोन स्कैन कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि स्प्रेड कितना है इसका। टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट करना है तो वो स्टेजिंग की बेस पे होगा। तो टीएनएम स्टेजिंग कैसे होती है इसकी, T1, T1A, ये भी आप याद कर लो तो अच्छा है। T1B, T1 कितना होता है, 7 सेंटीमीटर से कम कम। ठीक है, और सिर्फ किडनी को इन्वॉल्व करो। T1A इज़ 4 सेंटीमीटर से कम, और 4 से 7 सेंटीमीटर कन्फाइंड टू किडनी, T1B। ठीक है, T2 क्या है, कन्फाइंड टू किडनी। T3 एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर देना उसने। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा को, रीनल वेन को, फैट को, पेरिनेफ्रिक फैट को। ठीक है, और T4 जो है जेरोटास फेशिया जो है उससे भी बियॉन्ड चला जाएगा। तो इसमें जो है ट्रीटमेंट क्या है, T1A तक जो है क्या ट्रीटमेंट है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, इससे आगे यूजुअली जो है वो टोटल नेफ्रेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, और रेडिकल नेफ्रेक्टमी अदर लिम्फ नोड्स वगैरह और सारा फैट वगैरह साथ का जो है वो भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके आगे ऑप्शंस आपके पास ओपन होती है, लेप्रोस्कोपिक होती है। अच्छा, और T4 डिजीज़ अगर है, हमेशा 4, ये तो T4 है वैसे। 4th स्टेज में क्या होता है, जब बियॉन्ड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर डिजीज़ जो है वो इन्वेड कर चुकी हो, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे भी आपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही करना है।
ठीक है। स्टेज 3 में जो है वो इन्फिया वेना को वगैरह को इन्वॉल्व किया होता है उसने, तो उसके थ्रू जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट तक शायद हो चुका हो, तो आपको कार्डियोथोरेसिक सर्जन को इन्वॉल्व करके रेडिकल नेफ्रेक्टमी के साथ साथ कार्डियक क्लियरेंस भी आपको जो है वो करनी पड़ेगी वहाँ तक जो आया हुआ होगा, एक्सटेंशन जो होगी उसकी। ठीक है। यूजुअली स्टेज 3 T3 जो है ना, यहाँ पे आपको साथ हार्ट को भी करना पड़ेगा। बाकी आपको पता है यहाँ पे जहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, क्योंकि यूरेटर में स्टार्ट हो जाती है, बल्कि पेल्विस में भी शायद हो जाती है, तो उसमें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। यहाँ पे जो है वो ज़्यादा कॉमन एडिनो कार्सिनोमा है जो RCC है। ठीक है। और थोड़ा बहुत इसके हिस्टोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितनी टाइप्स का हो सकता है, हिस्टोलॉजिकल क्या वेरिएंट्स हैं इसके, कोई याद नहीं। क्लियर सेल होता है, क्रोमोफोब होता है, और पेपिलरी होता है। पेपिलरी है। ठीक है, तो ये इसके पेरेंट्स हो सकते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है। बाकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इधर कॉमन है। जिस तरह हम नीचे जाते जाएंगे, मतलब उसमें ब्लैडर में जब जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन हो जाएगा, और एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लेस कॉमन हो जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरह है, वो हम डिस्कस करते हैं नमाज के बाद इंशाल्लाह यूरिनरी ब्लैडर को। तो 15 मिनट्स ब्रेक है, 5:25 पे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी रिटेंशन एंड एनयूरिया में आपने डिफरेंशिएट किया पहले। यूरिनरी रिटेंशन जो है वो आप यूरिन रिटेन कर रही है बॉडी, ठीक है। एनयूरिया में प्रोडक्शन ऑफ यूरिन नहीं हो रही। दो टाइप्स का हो सकता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, यहाँ पे सामने लिखी हैं। ट्यूमर हो सकते हैं, स्ट्रक्चर, स्टोन एंड ड्रामा एंड अदर कॉजेज। ट्यूमर्स में आप ग्रोथ वगैरह कोई भी लिख सकते हो। प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है, यूरिटेरिक प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है मेल्स में। स्टोन हो सकते हैं। स्टोन यूजली ब्लैडर नेक पे अगर आके इम्पेक्ट कर जाए तो तब जो है वो रिटेंशन हो जाती है, एक्यूट रिटेंशन तब होती है। उसके अलावा स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं किसी भी टाइप के, ठीक है। मेल्स में जो है वो फिमोसिस हो सकता है। उसके अलावा फीमेल्स में जो है वो यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है। बाकी फंक्शनल भी हो सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में हो जाता है जो, फीकल इम्पेक्शन है, ठीक है, सर्जरी हुई है हेमोरॉइडेक्टमी की, हर्नियोरेफी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है किसी नर्व के साथ, तो उसमें हो सकता है। और एनेस्थीसिया अगर दिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसमें भी रिटेंशन होती है। तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, सडन ऑनसेट ऑफ पेन होगा, अचानक से जो है वो पेन शुरू हो जाएगा, ब्लैडर डिस्टेंड कर जाएगा, पाल्पेबल हो जाएगा, ठीक है। अ, उसके अलावा डल परकशन नोड, या भाई पाल्पेबल हो जाएगा तो डल परकशन नोड होगा ना, जब प्यूबिक सुप्रा प्यूबिकली जो है वो आप पाल्पेट कर सकते हो, तो वहाँ पे जब आप परकशन करोगे तो डल परकशन आएगी। मैनेजमेंट क्या है, कैथेटराइजेशन करनी है आपने, अगर उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो आपने सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी कर देनी है, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। क्रोनिक रिटेंशन में क्या होता है, क्रोनिक रिटेंशन में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लेकिन पूरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, थोड़ा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। उसकी वजह से क्या होता है, वही हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरिटर, ब्लैडर जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें भी करना है तो आपने कैथेटराइजेशन ही होती है, और उसमें पोस्ट कैथेटराइजेशन डायूरेसिस, इंक्रीज जो है यूरिन आउटपुट होने का जो है वो चांस होता है, तो उसके लिए आपने पेशेंट को एडमिट करना होता है, ठीक है। इसमें और कोई इतनी खास बात नहीं है, यूरिनरी रिटेंशन का यही ट्रीटमेंट है। उसके अलावा ब्लैडर की इंजरीज हो सकती हैं, इंट्रापेरिटोनियल इंजरीज हो सकती हैं और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। ब्लैडर का जो रूफ कह लो, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, सुपीरियर पार्ट, वो इंट्रापेरिटोनियल होता है थोड़ा सा। तो अगर वहाँ पे इंजरी होगी तो क्या होगा, पेरिटोनियम के अंदर जो है वो यूरिन अकोमोलेशन होना शुरू हो जाएगी, सही है। तो पेरिटोनियम के अंदर हो रही होगी, जो ब्लैडर होगा वो भी इम्पाल्पेबल हो जाएगा, क्योंकि रब इंजरी हुई है तो रप्चर हो गया या उसके अंदर से यूरिन निकल गया, तो वो इम्पाल्पेबल हो जाएगा, ठीक है। पेन होगा, सुप्राप्यूबिक,
डिज़ायर टू मिक्चरेट नहीं होगी, यूरिन है ही नहीं उसके अंदर। डिज़ायर टू मिक्चरेट कब होती है? जब एक सर्टेन प्रेशर से ऊपर जो है यूरिन अकोमोलेट होता है, एक प्रेशर जो है ना वो बढ़ता है वेजिकल में, तो इंट्रावेजिकल प्रेशर एक खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो आपको डिज़ायर होना शुरू होती है मिक्चरेट करने की। तो वो क्रॉस ही नहीं करेगा तो मिक्चरेशन की डिज़ायर भी नहीं होगी। ठीक है, बाकी एसआईटीज़ के साइन हो सकते हैं क्योंकि पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड आना शुरू हो गया, यूरिन आना शुरू हो गया बेसिकली। अल्ट्रासाउंड कर लोगे आप, सिस्टोग्राफी कर लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। सिस्टोग्राफी क्या है? जिस तरह सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी थी उसी तरह सिस्टोग्राफी में भी आपने डाई जो है वो इंस्टॉल करनी है उसके अंदर, वो आपको पता लग जाएगा स्पिल कहाँ पे हो रही है। बाहर से इमेजिंग करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि स्पिलिंग हो रही है डाई की इनटू पेरिटोनियम। आपको लो मिड लाइन लेप्रोटमी करके रिपेयर करनी पड़ेगी जो भी परफोरेशन हुई हुई है, साथ आप फुली स्कैथराइजेशन करोगे। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर हो जाता है तो क्या होगा? रिट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर जो है वो कलेक्शन ऑफ यूरिन होगी, जस्ट लाइक दैट ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के भी 4 पार्ट्स होते हैं ना, तो उसमें से जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होती है उसमें उस उस उसका जिस तरह साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो भी हम आगे देखेंगे यूरिथ्रा वाले पार्ट में। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में वही साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। आपने फुल इसके थ्रेटराइजेशन करनी होती है, 7 to 10 डेज तक रेस्ट मिलता है यूरिथ्रा को खुद ही जो है वो, या ब्लैडर का जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पार्ट है वो खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है, ब्लैडर स्टोन्स, प्राइमरी ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। ब्लैडर के इन्फेक्शन के बगैर जो है ना वो प्राइमरी होंगे, अगर इन्फेक्शन के साथ हैं तो सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी स्टोन ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैडर में ही बन रहे हो, वो स्टीराइल यूरिन में बनेंगे, यानी इन्फेक्शन के बगैर वाले यूरिन में जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे उसमें बनेंगे। वो किडनी से भी आ सकते हैं, यूरिटर से भी आ सकते हैं, ब्लैडर में खुद भी बन सकते हैं। सेकेंडरी वाले के साथ हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शन के साथ या ब्लैडर आउटलेट इन्फेक्शन होगा, स्टोन होगा, इस तरह कोई भी प्रॉब्लम होगा साथ उसके, सेकेंडरीली ब्लैडर स्टोन बन रहे होंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? उसी तरह पेन होगा, ठीक है, हीमाचूरिया हो सकता है और रिटेंशन ऑफ यूरिन होगी। अब इसमें पेन थोड़ा और तरीके का होगा, इसमें जो है ना वो प्यूबिक रीजन जो है इसके अंदर पेन फील होगा, जबकि यूरिटेरिक स्टोन में क्या था? रेडिएशन थी पेन की फ्रॉम लोइन टू ग्रोइन, तो इससे आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, हीमाचूरिया उसमें भी हो सकता है, हीमाचूरिया इसमें भी हो सकता है, इन्फेक्शन वहाँ पे भी हो रहा था यूरिटेरिक स्टोन में, ब्लैडर स्टोन्स में भी होगा। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन जो है वहाँ पे यूजुअली डेवलप नहीं हो रही होती क्योंकि एक यूरिटर ओपन होती है, तो तब उधर से चल रहा होता है काम, एक साइड पे ही प्रॉब्लम होती है। जबकि ब्लैडर में इस तरह नहीं होगा, अगर नेक में आके ब्लैडर की जो है स्टोन इम्पैक्ट हो जाता है तो यूरिनरी रिटेंशन, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है। डायग्नोसिस सेम है जिस तरह वहाँ पे था, एक्सरे करवाया था, डायग्नोसिस भी सेम है, टाइप्स भी सेम ही है स्टोन की। एक्सरे के यू बी, किडनी यूरिटर ब्लैडर, इसके ऊपर यूरिक एसिड स्टोन नहीं नज़र आएगा। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, उसके ऊपर आपको यूरिनरी रिटेंशन नज़र आ सकती है, जो रेजिडुअल यूरिन होता है उससे ज़्यादा बचा हुआ होगा। ठीक है, जब आप मिक्सचरेशन कर लेते हो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पार्ट यूरिन का ब्लैडर के अंदर बचा हुआ होता है, लेकिन अगर रिटेंशन हो तो रेजिडुअल यूरिन जो बचा होना चाहिए था वो ज़्यादा बचा हुआ होता है आफ्टर मिक्सचरेशन भी, ख़ास तौर पे क्रोनिक रिटेंशन में। खैर, अल्ट्रासाउंड कर लोगे आप, सिस्टोस्कोप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट क्या है? आपने इसी तरह स्कोप डाल के लेकर जाओगे यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, और उस स्कोप के थ्रू जो है वो आप लिथोट्राइट एक टेक्निक कह लो, आप स्टोन को जो है वो क्रश करोगे। ठीक है, उसके बाद इवैक्यूएटर से उसको रिमूव कर लोगे। इसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिथोपेक्सी। सिस्टो मीन्स ब्लैडर, लिथो मीन्स स्टोन, पेक्सी पे पता नहीं, शायद क्रशिंग को कहते हैं या किसको कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अगर यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर वगैरह है, तो आप स्कोप डाल नहीं सकते। लार्ज स्टोन्स हैं जिसको आप क्रश नहीं कर सकते, तो ये आपको, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करना पड़ेगा, वेजिकोलिथोटमी। ठीक है, उसके लिए फिर सुप्राप्यूबिक आप फिनेस्टाइल इंसिजन है शायद, हाँ, वो इंसिजन देनी है आपने 3 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस, सारा कुछ। फिर आगे स्टेप्स आपने इसके याद करने की ज़रूरत नहीं है।
स्टोन जो है वो आप डायरेक्टली रिमूव कर लोगे ओपन करके। ब्लैडर कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप इज ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। उसके रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल ट्यूमर। क्यों? एनिलीन डाई जो है इसका कॉमन रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा रबर, प्लास्टिक, टायर इंडस्ट्री जो है, डाई की इंडस्ट्री है, उसके अंदर उनके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जो है वो इसके रिस्क इंक्रीज हो जाते थे, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल ट्यूमर भी कहते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग है उसी तरह। ठीक है, साइक्लोफॉस्फेमाइड कोई हेमोरेजिक सिस्टाइटिस जो करवाती है, क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक है ये, कैंसर में यूज़ होती है फॉस्फेमाइड। ठीक है, उसके अलावा कुछ इन्फेस्टेशन है, शिस्टोस्टोमियासिस, ये भी जो है वो रिस्क इंक्रीज कर देता है। आपका एमसीक्यू आया हुआ शायद, इसमें नहीं है डोगर में, इधर नहीं लिखा हुआ, पहले पीछे तो शिस्टोसोमियासिस है, तो ये आपने ऐड कर लेना लिखा इसमें। हुआ है पैथोलॉजी वाली सेकेंड लाइन में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेटलेट सिस्टोसोमियासिस। हाँ, पैथोलॉजी में ही तो ये आपका आया हुआ है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो शिस्टोसोमियासिस के साथ है। ठीक है। और कोई रिस्क फैक्टर रह गया? एनिलीन हो गया, स्मोकिंग, साइक्लोफॉस्फेमाइड, और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो है बेंजीडीन, टोलिडीन, इसके डेरिवेटिव्स, ये भी रिस्क फैक्टर हैं इसके। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेनलेस हीमोचूरिया को आपने हमेशा पेनलेस हीमोचूरिया में हम इसको रूल आउट करना है। ठीक है, पेनलेस हीमोचूरिया, तो आपका पहला डायग्नोसिस जो होगा डिफरेंशियल होगा वो ब्लैडर कार्सिनोमा होगा जब भी पेनलेस हीमोचूरिया। ठीक है, अदर अदर सिम्टम्स जो हैं वो लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिम्टम्स हो सकते हैं, इरिटेट कर सकता है ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। बाकी वेट लॉस जिस तरह बाकी कार्सिनोमा में होता है उसी तरह होगा यहाँ पे, और इन्वेजन अगर कर लेगा साथ वाले किसी भी चीज़ की तो उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। एग्जामिनेशन क्या हो सकती है? जहाँ पे भी हीमोचूरिया होगा वहाँ आपने यूरिनालिसिस करवाना है। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। अल्ट्रासाउंड पे आप देख सकते हो, इंट्रावीनस यूरोग्राफी कर सकते हो, सिस्टोस्कोपी कर सकते हो, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें से यही है, सिस्टोस्कोपी जो है अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये आप जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है आपका, अंडर लोकल एनेस्थीसिया, सॉरी, आउट पेशेंट प्रोसीजर है ये, लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है। ठीक है, स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट। इसमें एक टी ए स्टेज भी होती है। टी ए स्टेज क्या है? नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कार्सिनोमा। ये आपने हिस्टो में उसमें पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि इसमें एक पेपिलरी जो इसका टाइप होती है वो नॉन इन्वेजिव होती है। सही है। उसके अलावा कार्सिनोमा इन सिचु उसी तरह है। फिर T1 में सब एपिथेलियल टिश्यू को अगर इन्वेट कर रहा होगा तो T1, मसल को इन्वेट कर रहा होगा तो T2, मसल से भी बियॉन्ड निकल जाएगा तो T3, और अगर साथ वाले स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया उसने, पेल्विक वॉल को, एब्डोमिनल वॉल को, तो T4। ठीक है, प्रोस्टेट, यूट्रस, बॉल, पेल्विक एंड एब्डोमिनल वॉल, तो T4 है। अब ट्रीटमेंट कैसे चेंज होगा? अगर TA लाइक नॉन पेपिलरी इन्वेजिव कार्सिनोमा, नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कार्सिनोमा है या सब एपिथेलियम तक है, तो आप जो है वो ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर कर सकते हो। इसमें वही सिस्टोस्कोप जैसे आपने डाली थी ना उसी तरह होगा, ट्रांस यूरिथ्रा के थ्रू आप जाओगे और जो है ब्लैडर ट्यूमर को रिजेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर हिस्टोलॉजी उसकी देखी जाती है, ग्रेडिंग क्या है उसकी। ठीक है, ग्रेडिंग के बेस पे फिर आपने फर्दर देखना होता है कि आपने पोस्ट ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर कोई कीमोथेरेपी देनी है या रेडियोथेरेपी देनी है या नहीं। कीमो यूज़ होती है, वैसे कौन सी कीमो देंगे आप? माइटोमाइसिन C यूज़ होती है।
लिख लेते हैं इसको T1 या TA है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, T ट्रांसयूजर रिजेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि लो रिस्क था ट्यूमर, हाई मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है। लो होगा तो क्या करेंगे, 1 डोज 1 पल्स कह लो, एक दफ़ा देंगे माइटोमाइसिन सी। अब्दुल्ला कोई लेटिन का कह रहा है, दूसरी बार कहा है, देख लो। ओहो, हाँ हो गया। अच्छा, माइटोमाइसिन सी और 6 पल्सेस देंगे अगर मॉडरेट है, और अगर हाई रिस्क है तो साथ आपने ये तो देनी ही है, प्लस BCG देना है आपने, इंट्रावेजिकल BCG का, इंट्रावेजिकल BCG क्या करेगा, ये वही वाला BCG है। इसमें ये जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करवाएंगे उस जगह पे, ठीक है, जिसकी वजह से एंटी ट्यूमर इफेक्ट जनरेट होगा, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इरिटेटिव ब्लडर सिम्टम्स भी कॉज हो सकते हैं इसके इंजेक्शन के बाद, तो वो BCG की वजह से हो रहे हैं। ये तो था T1 एंड TA अगर था आपके पास, मतलब नॉन इन्वेजिव पेपिलरी ट्यूमर है, ये सब एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर रहा है T1। अगर डिट्रूसर मसल तक चलेगी ये बात, ठीक है, मतलब अभी डिट्रूसर तक ही है, पेरीवेजिकल, बल्कि T3 क्या था, पेरीवेजिकल फैट को इन्वॉल्व कर लिया था, ठीक है, डिट्रूसर को और पेरीवेजिकल फैट को इन्वॉल्व किया, फिर आपको रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। रेडिकल जहाँ पे भी आ जाता है वो आपको पता है, वो वाला स्ट्रक्चर भी निकलता है, उसके अराउंड जितना फेशिया फैट सब कुछ होगा, जो उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होंगे, बायलैटरल पेल्विक लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर देंगे, प्रोस्टेट भी रिमूव कर देंगे, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये जरा रेडिकल, जी ट्रीटमेंट फिर से रिपीट कर सकते हो अबाउट ब्लैडर कैंसर? हाँ हाँ मैं कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। तो ये जो है वो आपने सारी चीज़ें रिमूव करनी है रेडिकल सिस्टेक्टमी में। अच्छा, हम जो है वो हमने पढ़ा कि T1 या TA यानी नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कार्सिनोमा वाली स्टेज है या सब एपिथेलियल इन्वेजन तक है बात T1, तो हम ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसकी जो भी हमने निकाला होगा उसकी जो है वो हम ग्रेडिंग करेंगे, उसको हम जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि जो ट्यूमर था वो लो रिस्क था, इंटरमीडिएट रिस्क का था, हाई रिस्क था, ठीक है। अगर तो लो रिस्क था तो उसको हम सिर्फ एक दफ़ा डोज देंगे इंट्रावेजिकल माइटोमाइसिन सी की। अगर इंटरमीडिएट या मॉडरेट रिस्क था तो हम उसको 6 साइकिल्स देंगे इंट्रावेजिकल माइटोमाइसिन सी की रिजेक्शन के बाद। और अगर हाई रिस्क होगा तो हम उसको आ, ये देंगे, या तो BCG देंगे इंट्रावेजिकल, या हम उसको ऑफर करेंगे कि आप रेडिकल सिस्टेक्टमी करा लें अगर दोबारा रिकर कर रहा है ट्यूमर, ठीक है। और एंटी ट्यूमर इफेक्ट होता है BCG का, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और इसके इरिटेटिव सिम्टम्स भी होते हैं ब्लैडर के अंदर, तो उसके लिए भी आपने देखना है बाद में। अगर इससे आगे चला जाता है ट्यूमर, यूट्रोसर मसल को इन्वॉल्व कर लेता है या पेरी फिजिकल फैट को इन्वॉल्व कर लेता है, फिर आपको रेडिकल सिस्टेक्टमी का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। रेडिकल सिस्टेक्टमी में आपको ब्लैडर, प्रोस्टेट, प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा, साथ जितना भी फेशिया है, फैट है, लिम्फ नोड्स हैं पेल्विक, ये आपको रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। फीमेल्स में एंटीरियर वेजिनल वॉल भी रिमूव होगी, यूट्रस भी, इन हाँ यूट्रस एंड एंटीरियर वेजिनल वॉल। ठीक है, अगर सर्जरी नहीं हो सकती, फिट फॉर सर्जरी नहीं है, फिर आप रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हो। रेडिकल सिस्टेक्टमी हमने किन पेशेंट्स की है, T2 T2 3 या T3, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या है इन पेशेंट्स के लिए, अगर सर्जरी नहीं करवाना चाहते तो रेडियो करवा लें, ठीक है, लेकिन उसका वही सर्वाइवल कम है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है, सर्वाइवल भी कम है। और T4 अगर डिजीज़ है, T4 हमेशा जहाँ पे भी आएगी तो एडवांस्ड कैंसर है, उसमें आप जो है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हो, तो उसके लिए आप कीमो यूज़ कर सकते हो, सिस्टेक्टमी यूज़ कर सकते हो अगर पेन है, हीमाचूरिया हो रहा है,
कीमो में जो है वो एमवैक जो इसकी चलेगी रेजिम, उसमें क्या है, मिथोट्रिक्सेट, विनब्लास्टीन, एड्रियामाइसिन एंड सिस्प्लेटिन। और रेडियोथेरेपी उसी तरह चलेगी, ठीक है। जहाँ पे भी बोन या स्पाइन को इन्वॉल्व किया हो, अभी हम आगे उसमें बोन लविंग ट्यूमर जो है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है, वो बोन्स को बहुत इन्वॉल्व करता है, तो उसमें भी रेडियोथेरेपी जो है वो पैलिएशन के लिए यूज़ होती है, पेन वगैरह जो है वो कम हो जाता है अगर मेट्स हो जाए बोन के अंदर। अच्छा, सिस्टेक्टमी करने के बाद आपने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, ये आपकी शायद आया हुआ एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आइलियल कंडुइट, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, और यूटेरोसिग्माइडोस्कोपी, ठीक है। आइलियल कंडुइट में क्या होता है, आपका मोस्ट कॉमन टाइप है ये जो आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसमें सबसे ज़्यादा कम है। इसमें जो है वो आइलियम का एक पार्ट ले लेते हैं विद इट्स मेजेंट्री, और दोनों यूटरस को उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं और इलोस्टमी बना देते हैं, ठीक है। आइलियम में आपने दोनों यूटरस को आइलियम में डाल दिया और आइलियम को आपने बाहर निकाल दिया, मतलब स्टोमा बना दिया उसको, तो वहाँ से जो है वो यूरिन बैग लगा दिया आपने, उससे जो है वो ड्रेन होता रहेगा। ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आप कहीं से भी कोई लूप लेके उसको ब्लैडर में कन्वर्ट कर देते हो, उसके अंदर यूरिथ्रा भी जो है वो इम्प्लांट कर देते हो और यूरेटर्स भी इम्प्लांट कर देते हो। वो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, उसमें स्ट्रेडर्स अप्रोच, स्ट्रेडर्स पाउच है, उसमें लूप ऑफ आइलियम लेते हैं, और इंडियाना मेंस पाउच है, उसमें असेंडिंग कॉलन का पार्ट लेते हैं, तो वो उस तरह कर लोगे। और यूटेरोसिग्माइडोस्टोमी में क्या होता है, यूरेटर्स को आप सिग्मॉइड कॉलन में ओपन कर लेते हो, ठीक है, इम्प्लांट कर देते हो यूटर्स को सिग्माइड कॉलन में, तो फिर क्या होगा, जो भी यूरिन होगा वो गट में जाना शुरू हो जाएगा और फीकल मटेरियल के साथ ही रिमूव हुआ करेगा। उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, गट के अंदर से रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। तो जो आप चीज़ें निकालना चाह रहे हो यूरिन के थ्रू, क्या होता है, वो यूरिया होती है, क्रेटिनिन होता है, और साल्ट वगैरह होते हैं, वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे गट से, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा 10 to 15 ईयर्स के बाद, बल्कि 15 to 20 ईयर्स के बाद उसके चांसेस, एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। यूरिया रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, आफ्टर 15 to 20 ईयर्स एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस हैं, ठीक है। और इन्फेक्शंस गट से आएंगी ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। 4 टाइप्स की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ट्रू इनकॉन्टिनेंस, ट्रू इनकॉन्टिनेंस कब होगी, जब देयर इज नो कंट्रोल ओवर द यूरिन, ठीक है, हर टाइम ही ड्रिबलिंग हो रही है। तो वो हर टाइम कब होगी, जब लाइक जो वैसे तो स्फिंक्टर होते हैं ना जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो स्फिंक्टर अगर वीक हो जाएगा तो हर टाइम तो नहीं होगी, स्फिंक्टर जब वीक होगा तब सिर्फ उस टाइम होगी जब वो होगा, कोई स्ट्रेस पड़ेगा या कुछ इस तरह का, खांसी कर ली, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर चेंज होगा, तब होगा ना। तो ट्रू इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, हर वक्त ही हो रहा होता है, उसमें यूरिटर की ओपनिंग सही नहीं है, कोई फिस्टूला बना हुआ है, ठीक है, या बिल्कुल ही ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी है, ठीक है, बाहर है ब्लैडर, उसकी वजह से हो सकता है ट्रू इनकॉन्टिनेंस। डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी में क्या होगा, डिट्रूसर मसल हाइपर एक्टिव है, ठीक है, थोड़ा सा भरता है, उसको जो है वो हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, उसकी वजह से डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहते हैं इसको, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल होगी। ये कब हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में, पार्किंसन में, सिस्टेमिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इरिटेशन हो सकती है डिट्रूसर की, ये वाली सारी चीज़ें, इन्फ्लेमेशन, ये डिट्रूसर को इरिटेट करती हैं या ओवर एक्टिव कर देती हैं, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रही होती है। थर्ड टाइप इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर डिट्रूसर जो
स्फिंक्टर मसल है वो वीक है, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए तो वो करेगा मेंटेन, उसको प्रेशर को जो है वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन जब प्रेशर बढ़ेगा, कोई खांसी आई, स्नीज हुआ, इंटर-एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो वो इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट हो जाएगी। और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कब होती है? ओवरफ्लो होगा जब ब्लैडर में, ठीक है। ब्लैडर को पता ही नहीं लगता कि हमने कब मिक्सचरेशन करवानी है, तो वो जब ओवरफिल होता है उस टाइम पे जो है वो ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरफिल कब होगा? जब ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, बीपीएच होगा, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें होगी, उसमें इसको फॉल्स इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, ठीक है। मसला जो है वो किसी स्फिंक्टर की वजह से नहीं है, कोई यूरिथ्रा में कोई मसला नहीं है, कोई भी डिट्रूसर में कोई मसला नहीं है, फिलिंग उसकी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रही है। तो अपने अपने उसके पे ट्रीटमेंट होंगे। ट्रू इनकॉन्टिनेंस का तो आप क्या करोगे, फिस्टुला बना हुआ है तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। एक्टोपिक यूरिटर है तो उसको ठीक करना है आपने। डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी है तो क्या है, डिट्रूसर मसल को आप थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी को कम करोगे, ठीक है। उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दोगे आप, ये तो आपको पता ही है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो करवा रहा होता है, सारी सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, इसको भी ज़्यादा कर देता है एक्टिविटी को, स्मूथ मसल की, ठीक है। तो वो देंगे, एंटीकोलिनर्जिक देंगे। डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, प्रोडक्शन ही कम कर दो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के तौर पे एक्ट करेगा ये। उसके अलावा कोई स्टोन्स वगैरह जो इरिटेटिव स्टिमुलस दे रहे हैं, बीपीएच है, स्टोन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिमूव करोगे। और बॉचुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दे सकते हो इंट्रावेसिकल, वो भी एंटीकोलिनर्जिक के तौर पे एक्ट करेगा। जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो हमने पढ़ी थी स्फिंक्टर वीकनेस की वजह से, उसमें क्या होता है, यूजुअली वो एल्डरली वुमेन में, मल्टीपेरस वुमेन में होती है। उसकी बार बार जो है वो, ये उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी पढ़ी होगी आपने लेबर वगैरह के बाद, तो या प्रोस्टेट सर्जरी के बाद होती है, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते खास। ट्रीटमेंट क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है आपने, एक्सरसाइजेस करवानी है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। कॉन्स यूज़ करनी है, पेस्ट्रीज यूज़ करनी है, वेजिनल कॉन्स, और ट्रांस वेजिनल टेप्स होती हैं, बर्क्स प्रोसीजर है, ये गायनेकोलॉजी के ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी के वेरियस प्रोसीजर्स हैं, इनके नेम ही कर लो बस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं इन्होंने लिखा हुआ। अंडरलाइंग जो कंडीशन है आपकी, बीपीएच हुआ है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा है ब्लैडर में, ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर है, वो आपने ठीक करनी है। हाय ओके, थैंक यू। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। इरिटेटिव सिम्टम्स आपने देख लिया, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, नॉक्चूरिया, रात के टाइम एक दफ़ा तकरीबन जाना नॉर्मल है, एक दफ़ा से ज़्यादा अगर उसको जाग के जाना पड़ता है तो दैट इज़ टूवर्ड्स के कोई प्रॉब्लम है, इरिटेशन है या जो भी है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, पुअर स्ट्रीम, हेजिटेंसी, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग और रिटेंशन ऑफ यूरिन। ये आपको पेशेंट ही बता सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं सिम्टम्स, ठीक है। इसके लिए फिर इंटरनेशनल प्रोस्टेट स्कोरिंग है, इसमें इसमें यही वाले सिम्टम्स है ना, आप इनकी फ्रीक्वेंसी देखते हो कि पिछले एक मंथ में उसके बाद उसके साथ कितनी दफ़ा हुआ है। यूरिन करने जाता है, हर दफ़ा उसके साथ होता है, आधी दफ़ा होता है, आधी से कम होता है, आधी से ज़्यादा होता है, या कभी कभी होता है। ये इस तरह स्पेसिफिक स्कोरिंग आपने करनी है, उस स्कोरिंग की बेसिस पे फिर आपने ट्रीटमेंट करना होता है। अगर तो वो स्कोर 7 से कम है तो माइल्ड सिम्टम्स है, इसमें आपने वॉचफुल वेटिंग करनी होती है। वॉचफुल वेट क्या होता है, IPSS तो नहीं करना आपने, लेकिन सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए इसके अंदर, बस नेम्स कर लेने आपने कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसमें। अच्छा, माइल्ड सिम्टम्स होंगे तो आपने वॉचफुल वेटिंग करनी है। वॉचफुल वेटिंग का क्या मतलब है, आपने उस वेट तो करना है लेकिन
उसके सिम्टम्स वगैरह को और इन चीज़ों को मॉनिटर भी करना है। अगर सिम्टम्स वर्स होते हैं तो आप मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करवा सकते हो। ये वॉचफुल वेटिंग है। अच्छा, प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर होकर कर लिया आपने। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स क्या होंगी? एनलार्ज प्रोस्टेट होगा, कंसिस्टेंसी उसकी होगी फर्म टू फर्म कह लो, फर्म कंसिस्टेंसी होगी उसकी, ठीक है। साइज इंक्रीज होने की वजह से मीडियल सल्कस जो है वो ऑब्लिट्रेशन हुई हुई होगी उसकी। म्यूकोजा जो होगा वो मोबाइल होगा, ठीक है, ओवर द रेक्टल म्यूकोजा ओवर द प्रोस्टेट। अगर आप इसके उलट कर लो कि रेक्टल म्यूकोजा फिक्स है, कंसिस्टेंसी हार्ड हो गई है, मीडियल सर्कस तो वहाँ पे भी ऑब्लिटेटेड होता है, तो ये आपका जाएगा टुवर्ड्स प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है। ब्लड टेस्ट आपने करवा लेने हैं, वो आपको यूरिन फंक्शन, ये रीनल फंक्शन बताएंगे। यूरिन टेस्ट करवा लेना आपने, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेनी है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी पे आपके पास क्या आएगा? ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी। क्रोनिक रिटेंशन के साइंस जो होते हैं ना, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता होता है क्रोनिक रिटेंशन में। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसके लेवल क्या हैं? यूजली 4 से कम होते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास 20 से ज़्यादा हो तो प्रोस्टेट कैंसर का जो है वो आपने डायग्नोसिस बनाना है। लेकिन ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक है, इसमें जिस तरह BPH में भी रेज हो जाता है, ये प्रोस्टाइटस हुआ है उसमें रेज हो जाता है। अगर आपने कोई स्कोप, ये सिस्टोस्कोपी या कुछ इस तरह का प्रोसीजर किया है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर वगैरह, तो उसमें भी रेज हो जाता है, ठीक है। DRE किया आपने तो उसमें भी रेज हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने फिर साथ रख देखनी है कि आपने इस तरह कुछ तो नहीं किया। और कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी करनी पड़ेगी आपको, कैंसर की कंफर्मेशन के लिए। यूरोडायनेमिक स्टडी, यूरोडायनेमिक स्टडी में क्या करना है आपने? ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, उसकी डिफरेंट कॉजेज़ को ये रूल आउट कर देता है। उसके अलावा आपको बताता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये चीज़ें तो नहीं है, इसकी वजह से कोई मसला तो नहीं हो रहा है आपके। बल्कि इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें ना आपने, एक मिनट, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यूरोडायनेमिक स्टडी में ना आपने दो फेजेस होते हैं इसके, फिलिंग स्टेज और फेज और वॉइडिंग फेज, ठीक है। फिलिंग फेज में क्या हो रहा होता है? ब्लैडर फिल कर रहा होता है। और वॉइडिंग फेज में क्या हो रहा होता है? यूरिन वॉइड कर रहा होता है पेशेंट, ठीक है। तो उसके दरमियान आपने क्या देखना होता है? प्रेशर मेजर करना होता है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग फिलिंग जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये साइन होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का। अगर ड्यूरिंग वॉइडिंग फेज प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये साइन होता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का। ये मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। वॉइडिंग करते हुए अगर प्रेशर कुछ भी नहीं चेंज नहीं होता, ना वॉइडिंग फेज में ना फिलिंग फेज में, इसका मतलब है एटॉनिक ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर कोई टॉनिसिटी है ही नहीं। वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, सॉरी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में हो सकता है, कोई नर्व का मसला है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, 50 ml नॉर्मल है, ठीक है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब है कि कोई क्रोनिक रिटेंशन हो रही है यूरिन की, ठीक है। मतलब वॉइड तो कर रहा है पेशेंट, लेकिन बाद में जो यूरिन रह जाता है ब्लैडर के अंदर वो 50 ml से काफ़ी ज़्यादा है, सही है। और थर्ड चीज़ आपने देखनी होती है फ्लो रेट, के बेसिकली ये स्ट्रीम है कि उसकी पुअर स्ट्रीम है, ठीक है या नहीं। तो वो 15 ml पर सेकेंड अगर यूरिन जो है वॉइड कर रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। 10 ml से कम है इसका मतलब है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर बिल्कुल ही लो है ये फ्लो रेट तो स्ट्रिक्चर की तरफ जाएगी बात, ठीक है। स्ट्रिक्चर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रिक्चर में क्या सिम्टम्स होते हैं? एक यंग पेशेंट होता है जिसकी पुअर स्ट्रीम होती है, जब आप उसकी यूरोडायनेमिक स्टडी करवाते हो तो फ्लो रेट जो है वो लो आता है बस, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और लॉन्ग टर्म बड़े 2-3 महीने से उसको मसला हो रहा होता है ये। तो
कह रही है आपस में ना मिक्स हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की जितनी भी सिम्टम्स हैं और ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सारे आपको डिफरेंशिएट करने पता होने चाहिए। खैर यूरोडायनेमिक स्टडी कर लिया आपने? सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी ये भी पता कर लिया हमने अभी क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा? ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी, ब्लैडर स्टोन्स, इन्फेक्शन, डायबिटिकुलम, हीमाचूरिया, यूरीमिया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी फ्लो ऑफ यूरिन में तो ये सब कुछ हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है जी? 7 से कम है IPSS तो आपने वॉचफुल वेटिंग करनी है। सिम्टम्स डिटीरिएट करते हैं अगर कोई, तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। बड़ा सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट है। अभी हमने देखा था कि स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में, तो आपने स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाना है, अल्फा ब्लॉकर्स देने हैं। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की रिसेप्टर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपने जो है वो कन्वर्ट नहीं होने देना टेस्टोस्टेरॉन को 5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में। एरोमाटेज इनहिबिटर्स देने हैं आपने। 6 मंथ से ज़्यादा आप दोगे तो उसको साइन एंड सिम्टम्स उसके कम होंगे। अल्फा ब्लॉकर्स जो है वो डॉक्साजोसिन, ट्रेजोसिन, टेम्सिलोसिन शायद ये हैं, ठीक है। ये आपका ठीक हो गया। सर्जिकल अगर ये फेल हो जाता है ट्रीटमेंट, रिटेंशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस हैं, हीमाचूरिया है, पेशेंट खुद चाहता है कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट ना लूँ, एक ही दफ़ा काम ठीक हो जाए, तो वो सर्जरी आप करोगे। सर्जरी दो तरह से हो सकती है। एक है ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। जिस तरह ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर था ना, इसमें आप स्कोप जो है वो डालोगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। इसे आप स्कोप के थ्रू जो है वो रिमूव कर दोगे पूरा प्रोस्टेट, ठीक है। चिप थोड़ा थोड़ा जो है उसको रिमूव करके स्कोप के थ्रू आप निकालते जाओगे। और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आपने लाजमी भेजना है BPH वाले को भी, कि कोई प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा वगैरह का ना हो प्रॉब्लम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन सिंड्रोम। ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में क्या होता है? कॉन्टीन्यू आप ये रिजेक्शन करते हुए ना कॉन्टीन्यूस इरिगेशन कर रहे होते हो, और उस जो हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया, फ्लूइड ओवरलोड, और इस ये प्रॉब्लम हो जाते हैं इसमें आफ्टर सर्जरी या ड्यूरिंग सर्जरी कह लो, ड्यूरिंग प्रोसीजर कह लो। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अब हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है और फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो आप फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, डायरेटिक्स दे दोगे, और सोडियम के लिए आप नॉर्मल सेलाइन लगा दोगे उसको, ठीक है। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप? जो आपका इरिगेशन फ्लूइड है उसके अंदर आपने आइसोटोनिक फ्लूइड डालो, कोई आइसोटोनिक ग्लाइसिन यूज़ करो, ठीक है। रिजेक्शन टाइम को आप कम से कम रखो, ठीक है। और कैथीटर को जो है वो आप जल्दी रिमूव कर लो, और बस यही होता है इसमें, और कुछ नहीं है। मुझे 1 मिनट देना, एक्सक्यूज़ मी। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारे पास था ट्रांसवेसिकल प्रोस्टेक्टमी। ट्रांसवेसिकल प्रोस्टेक्टमी में क्या करेंगे? इस ट्रांस यूरिथ्रल में हम यूरिथ्रा की तरफ से जा रहे थे, ट्रांसवेसिकल में जो है वो आप ऊपर जो है ब्लैडर की तरफ से आएंगे, ठीक है। आउटडेटेड प्रोसीजर है, इसमें भी आपने रिमूव करना होता है, बाकी इरिगेशन वगैरह वगैरह, बस का नेम ही आप देख लो। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है ट्रांसवेसिकल की? हेमरेज, सॉरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? हेमरेज, सेप्सिस, ठीक है, कोई ब्लैडर नेक पे स्ट्रिक्चर है तो आप पहुंच नहीं सकते उस तक, प्रोस्टेट तक, और रिकरेंस हो रही है BPH की, तो तब जो है तब भी आप नहीं कर सकते। बाकी न्यू ट्रीटमेंट्स के नाम हैं, उसमें लेज़र हैं, इलेक्ट्रोवेपराइजेशन है, नीडल एब्लेशन है, माइक्रोवेव थर्मो थेरेपी है, तो इसके नेम्स आपने कर लेने, इम्पोर्टेंट नहीं है ये।
प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा ओल्ड एज में होगा। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन में कॉमन है। ये बीपीएच कौन से जोन में होता है? ये मीडियल। मीडियल पार्ट में Periurethral हाँ पेरिफेरल जो रीजन होता है उसके अंदर और होता है, इसीलिए zone. इसीलिए ये ऑब्स्ट्रक्शन फॉरन से कॉज करता है। ठीक है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा जो होता है ये लेट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। अच्छा हाँ, और ये भी है कि प्रोस्टेक्टमी में जो है वो क्योंकि ट्रांजिशनल एंड सेंट्रल जोल रिमूव होते हैं तो वो इसकी प्रोटेक्शन बीपीएच के लिए अगर प्रोस्टेक्टमी हुई थी तो उसके बाद भी जो है वो कार्सिनोमा हो सकता है अगर आपने टोटल प्रोस्टेक्टमी नहीं की थी। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एज, ओल्ड एज में, ठीक है, डाइट में हाई फैट डाइट है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, रेस ब्लैक रेस में जो है वो कॉमन है। ठीक है, ओल्ड एज, ब्लैक रेस, हाई फैट डाइट एंड फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है, लोकल स्प्रेड कहाँ कहाँ हो सकता है? साथ क्या पड़ा हुआ है? ब्लैडर नेक पड़ी हुई है, यूरिथ्रा पड़ी हुई है, रेक्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे हो सकता है। रेक्टम जो है वो सेफ होता है, फेशियो ऑब्डेनल विलियर जो है यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करी होती है, उनके दरमियान में ये होती है, रेक्टम और प्रोस्टेट के दरमियान। हेमाटोजीनस बोन लविंग ट्यूमर है, ये पता है आपको, एएलपी भी इसमें रेज होता है। और लिम्फेटिक स्प्रेड वो कहीं पे भी, इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स, याद रखना है। T1 इंसिडेंटली फाउंड, T2 विद इन द कैप्सूल, T3 आउटसाइड कैप्सूल चला जाएगा और सेमिनल वेसिकल को जो है वो इन्वॉल्व कर लेगा, और T4 पेल्विक वॉल को इन्वॉल्व कर लेगा। ग्रेडिंग ग्लीसन सिस्टम से होती है, ये आपको याद होगा। ग्लीसन सिस्टम में दो चीज़ें आप देख रहे होते हो, एक पता नहीं न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियस का साइज़ वगैरह और ये चीज़ें देख रहे होते हो, और सेल के फीचर्स होते हैं। बहरहाल उसकी बेसिस पे आप इसको तीन में डिवाइड करते हो, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड। 2 से 4 स्कोर है तो वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है। 5 से 7 है तो मॉडरेटली, और 8 से 10 अगर स्कोर है तो पुअरली डिफरेंशिएटेड। जितना जितना पुअर डिफरेंशिएटेड होता जाएगा उतना प्रोग्नोसिस पुअर होता जाता है ना। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग है या जो कैप्सूल है उसके अंदर अंदर है डिजीज़, तो आपने क्या करना है, बल्कि फीचर्स हैं ये, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं होगा आपको। थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, लोअर यूनिटेड ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम हो सकते हैं, और हीमाचूरिया हो सकता है। ठीक है, अगर एडवांस डिजीज़ होगी है तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रीनल फेलियर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है। मेट्स जो है वो बोन्स में जाते हैं, जैसा कि अभी बताया। स्पाइन में जो है वो पेन होना शुरू हो सकता है, और लंग्स में जाएंगे तो उसके सिम्टम्स आएंगे। लिवर में कॉमन जगह हैं जहाँ पे जाते हैं। बोन्स आपने याद रखना है, बोन्स के लिए क्या करते हैं, अगर पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी आपने देना हो तो रेडियोथेरेपी देते हैं स्पाइन में और इसमें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं? डीआरई हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी डिस्कस हो चुका है, ये करवा सकते हो आप। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड एंड बायोप्सी, अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो सस्पिशियस आए आपके पास, ठीक है, तो उसमें फिर आप बायोप्सी से कंफर्म करते हो। एमआरआई, सीटी स्कैन, बोन स्कैन इसमें मैंडेटरी है अगर आप देखना चाहते हो बोन्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं। स्टेजिंग के लिए बोन स्कैन मैंडेटरी है। रेडियोग्राफी, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये आप मैट्स के लिए कर रहे हो। ट्रीटमेंट क्या है? T1A डिजीज़ है तो आपने वॉचफुल वेट करना है। T1A में क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है? इंसिडेंटल फाइंडिंग थी, ठीक है। T1 इंसिडेंटल फाइंडिंग है, और इंसिडेंटल फाइंडिंग भी क्या है, जो आपने प्रोस्टेट निकाला है उसमें से 5% से कम इन्वॉल्वमेंट है, 5% से कम जो है वो इन्वेजन हुई हुई है। तो उसमें आपने वॉचफुल वेटिंग करनी है, डीआरई करते रहना है रिपीटेडली, पीएसए करते रहना है, और
अगर तो कोई प्रोग्रेशन होती है, कोई सिम्टम्स आते हैं, तो फिर आपने ट्रीटमेंट करनी है। इससे आगे अगर कोई है तो आपने रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करनी है। ठीक है, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी में क्या रिमूव होगा? प्रोस्टेट विद जो इसका कैप्सूल है, सराउंडिंग टिश्यू है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, बाईलेटरल पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं, ब्लैडर, ये सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा भी रिमूव हो जाएगी। तो फिर अगला पार्ट जो है उसको आपने मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा प्लस ब्लैडर नेक, इनको आपने एनास्टोमोस कर देना है। कॉन्टिन्यूशन तो रखनी है ना। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अब क्या है, सेमिनल वेसिकल भी रिमूव कर दिया आपने, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा भी रिमूव कर दिया, तो इम्पोर्टेंस हो सकती है पेशेंट्स को। ठीक है, उसके अलावा ब्लैडर नेक पे जो है वो स्फिंक्टर होते हैं, तो वो डैमेज हो सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो सकती है, नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, उसकी वजह से भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर प्रोस्टेक्टमी किसी वजह से नहीं हो सकती, जिस तरह हमने पिछले में भी देखा है ब्लैडर कार्सिनोमा में, तो आप रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हो। अब रेडियोथेरेपी यहाँ पे एक्सटर्नल बीम भी यूज़ कर सकते हो आप, जिसको आप टेलीथेरेपी करते हो, और इम्प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हो, जो ब्रैकीथेरेपी हमने पढ़ी थी। तो उसमें से एक ट्यूमर इसके ब्रेस्ट और प्रोस्टेट, ये जो दो हैं, ये आपने याद रखना है, इनमें ब्रैकीथेरेपी यूज़ हो सकती है। अच्छा, T2 आपने कर लिया, और T1B। अगर T3 या T4 है, या स्टेज 4 डिजीज़ है, तो उसमें आप फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट करनी है आपने। उसमें आप क्या कर सकते हो, हार्मोनल एब्लेशन कर सकते हो, या ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कर सकते हो। सिर्फ पैलिएशन के लिए आप कर रहे हो। ठीक है, हार्मोनल एब्लेशन में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा था ना, तो टेस्टोस्टेरोन का इन्फ्लुएंस आपने कम से कम जो है वो कर देना है। कैसे? ऑर्किडेक्टमी कर दो। ठीक है, LH RH एगोनिस्ट दे दो। अब एगोनिस्ट तो LH को बढ़ाएंगे, लेकिन मतलब एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लेकिन वो क्या है कि रिसेप्टर के साथ ना परमानेंटली बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, थोड़े अरसे तक जो है वो इंक्रीज एक्टिविटी होगी, फिर एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, LH सिक्रीशन ख़त्म हो जाएगी। तो वो दे सकते हो आप। बाकी एरोमाटेज इनहिबिटर या एंटी एंड्रोजन, ये तो आप दे सकते हो। उसके अलावा रेडियोथेरेपी बता चुके हैं आपके। इसके अलावा एक है रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट। जिस तरह आप आयोडीन 131 देते हो ना, वो एब्जॉर्ब कहाँ पे जाकर होती है? थायराइड में, तो सिर्फ थायराइड ही डिस्ट्रॉय होता है। इसी तरह आप स्ट्रॉन्शियम 89 दो, तो वो बोन्स में जाके एब्जॉर्ब होती है, तो उससे सिर्फ बोन्स के मेट्स आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हो आप बोन्स के मेट्स के लिए। ठीक है, तो इन समरी क्या है जी, वॉचफुल वेटिंग करनी है आपने, एक्टिव सर्वेलेंस रखनी है DRE और PSA के थ्रू। अगर T1A है, यानी कि इंसिडेंटल फाइंडिंग थी और 5% से कम रिजेक्टेड स्पेसिमेन में इन्वेजन थी, तो वॉचफुल वेटिंग होगी। अगर T1B है, तो या इससे आगे T2 तक, तो आपने रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करनी है। प्रोस्टेक्टमी नहीं कर सकते या नहीं करवाना चाहता पेशेंट, तो आप रेडिकल रेडियोथेरेपी कर सकते हो। अगर इससे आगे चली गई बात, तो सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, मैं जिसमें आपके पास हार्मोनल एब्लेशन है, ऑर्किडेक्टमी एंड एंटी एंड्रोजन थेरेपी एंड LH RH एगोनिस्ट्स। और मेट्स के लिए आपके पास स्ट्रॉन्शियम 89 रेडियो फार्मास्यूटिकल या एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी टू स्पाइन एंड बोन्स, ये आपके पास अवेलेबल है।